स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। ये रही आपकी कहानी अनुभवी लेखक के अंदाज में, बिना किसी अतिरिक्त टिप्पणी या अनावश्यक शीर्षक के और दिए गए पात्र तथा स्थान के भारतीय नामों के साथ। एक नया कदम। प्रीति अपनी आवासीय कॉलोनी की तरफ गाड़ी चलाकर गई और जैसा कि उसने सोचा था, आकाश की गाड़ी पहले से ही नीचे खड़ी थी। उसका सहायक योगेश अभी भी गाड़ी में इंतजार कर रहा था और जैसे ही उसने प्रीति को वापस आते देखा, वह तुरंत बाहर निकलकर उसका अभिवादन करने लगा। प्रीति ने उसे देखकर सिर हिलाया। योगेश, तुम्हें वापस गाड़ी में चले जाना चाहिए, बाहर ठंड है। योगेश मुस्कुराया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद छोटी मालकिन, लेकिन मैं ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। प्रीति को वह शीर्षक सुने हुए बहुत समय हो गया था और वह असहाय महसूस कर रही थी। मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो, मेरा और तुम्हारे बॉस का तलाक हो चुका है। मैं अब कोई छोटी मालकिन नहीं हूँ। तलाक इस बात को नहीं बदलता कि अध्यक्ष आकाश आपको पसंद करते हैं और मैं गवाही दे सकता हूँ कि उन्होंने कभी किसी और को पसंद नहीं किया। वह सिर्फ आपको ही पसंद करते हैं और वह अपने जीवन काल में किसी और से शादी नहीं करेंगे, इसलिए आप यकीनन अब भी छोटी मालकिन हैं। प्रीति हल्का सा हंसी, धीरे से सिर हिलाते हुए। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। क्या वर्मा परिवार और गुप्ता परिवार एक गठबंधन विवाह की योजना नहीं बना रहे हैं? अगर कुछ गलत नहीं होता है तो उनकी पत्नी गुल होंगी। ऐसा नहीं होगा, अध्यक्ष आकाश उन्हें पसंद नहीं करते हैं। शुरू में वह मुझे भी पसंद नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने मुझसे शादी की है ना। वह अलग बात है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। प्रीति बात कर ही रही थी कि अचानक ऊपर से एक ठंडी आवाज आई। क्या तुम दोनों की बातें खत्म हो गईं? अगर हो गई हैं तो ऊपर आ जाओ। प्रीति ने ऊपर देखा और पाया कि आकाश, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था, वह दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़े थे। बालकनी की खिड़कियां खुली हुई थीं। उन्होंने शायद प्रीति और योगेश की सारी बातें साफ साफ सुन ली थीं। उसने योगेश को वापस गाड़ी में जाने का इशारा किया, फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। उसने पासपोर्ट डाला, अपने घर का दरवाजा खोला और जैसे ही वह अंदर आए, आकाश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत, फिर भी हमेशा की तरह गहरी और सुखद थी, और अगर कोई ध्यान से सुने तो उसमें थोड़ी सी चिंता का भाव महसूस कर सकता था। उसकी आवाज सुनकर प्रीति असामान्य रूप से संघर्ष नहीं किया, बल्कि उसकी छाती से लग गई। मैं अपने निजी मामले निपटा रही थी। कौन से निजी मामले? जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। क्या इसका संबंध उस रात से है जब तुम तूफान वाली बारिश में बाहरी इलाके की छोटा पहाड़ी गांव में एक त्याग दिए गए कारखाने में गई थी? प्रीति बहुत हैरान हुई और उसने कुछ अचंभित होकर उसकी ओर देखा। तुम ये कैसे अनुमान लगा सकते हो? उस बरसाती रात को उसने अपनी मां के हत्यारे से निपटा था, जिसे काफी समय हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाश को अब भी याद होगा, और न ही वह इसे आज के निजी मामलों से जोड़ेगा। क्या यह उसकी असाधारण याददाश्त के कारण था, या इसलिए कि वह वास्तव में उसकी परवाह करता था? खैर, यह अब ज्यादा जरूरी नहीं लग रहा था। प्रीति के चारों ओर आकाश की बाहें थोड़ी कस गईं। मैंने तुम्हारी मांग पर तुम्हारी गाड़ी से ट्रैकर हटा दिया था और अब मैं तुम्हारा पता नहीं लगा सकता। अगर तुम किसी खतरनाक जगह पर जाती हो या खतरनाक लोगों से मिलती हो तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। इसलिए ये बेहतर होगा कि तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ गई हो और किससे मिली हो। प्रीति नहीं जानती थी कि गुप्ता परिवार एक खतरनाक जगह थी या नहीं, या किरण और जयंत खतरनाक लोग थे या नहीं, लेकिन उसने कभी किसी और के बचाव की जरूरत के बारे में नहीं सोचा था। जब उसका पहले अपहरण हुआ था तो उसने उम्मीद की थी कि आकाश उसे बचाने आएगा, लेकिन जब उसने उस समय आस्था को बचाने का फैसला किया था, तब से उसने किसी और पर अपनी उम्मीदें रखना बंद कर दिया था। जानबूझकर और विचारपूर्वक उसने गुप्ता परिवार के घर में प्रवेश करने का फैसला किया था। उसके पास खुद की रक्षा करने की क्षमता थी। गुप्ता परिवार में जाना किरण को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना था। इस बार ये खतरनाक नहीं है, तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए प्रीति ने आकाश को थोड़ा सा दूर धकेला। क्या तुम सहयोग पर चर्चा करने नहीं आए थे? क्या तुम सहयोग समझौते लाए हो? अपनी बाहों के खाली होने और अपने दिल में एक खालीपन भरने के एहसास को दबाते हुए आकाश ने सोफे पर रखे दस्तावेजों की ओर इशारा किया। मैं लाया हूं, तुम इसे देख सकती हो। प्रीति ने अपना बैग नीचे रखा, सोफे पर बैठ गई और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने के लिए उठा लिया। थोड़ी देर बाद उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और अपने बैग से एक पेन निकाला। बुरा नहीं है, समझौते में कोई समस्या नहीं है। यहाँ हस्ताक्षर करो, अध्यक्ष आकाश। आकाश ने पेन लिया, अपना नाम हस्ताक्षरित किया और फिर पेन प्रीति को सौंप दिया। प्रीति ने भी हस्ताक्षर किए, समझौते की एक प्रति अपने पास रखी और दूसरी प्रति आकाश को सौंप दी। अध्यक्ष आकाश, मैं एक सुखद सहयोग की उम्मीद करती हूँ। आकाश ने एक हाथ में दस्तावेज लिया और अपना दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मैं एक सुखद सहयोग की उम्मीद करता हूँ, अध्यक्ष प्रीति। प्रीति ने अनजाने में उससे हाथ मिलाया, लेकिन जब उसने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की तो बहुत देर हो चुकी थी। आकाश केवल संक्षिप्त रूप से उससे हाथ नहीं मिला रहा था, उसने कसकर पकड़ लिया और उसे अपना हाथ वापस खींचने नहीं दिया। आकाश, क्या तुम यहाँ सहयोग पर चर्चा करने आए हो या फायदा उठाने के लिए? आकाश अविचलित रहा। दोनों, और वे परस्पर विरोधी नहीं हैं। उसकी बेशर्मी से अभिभूत होकर प्रीति के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे जाने दो, मुझे जाना है। आकाश ने थोड़ा सा माथे पर बल डाला, खुद को रोक नहीं पाया। तुम फिर से जा रही हो? क्या तुमने अपने निजी मामले खत्म नहीं किए हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे वापस आने पर जोर नहीं दिया होता तो शायद मैं अब तक खत्म कर चुकी होती। तुम्हारी वजह से मुझे इससे निपटने में और भी ज्यादा समय लगाना पड़ेगा।
आकाश एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माफ करना। प्रीति तो बस बोल रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाश वास्तव में माफी मांगेगा, जिससे वह पल भर के लिए अवाक रह गई। आकाश ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और फिर से कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आने के लिए तुम्हें मजबूर करने के लिए केवल नीच साधनों का सहारा ले सकता था। इस बयान ने प्रीति के दिल को अकथनीय रूप से झकझोर दिया। उसे अपने दिल के कांपने का एहसास पसंद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फिर से नियंत्रण से बाहर होने वाला था। वह खुद को विषय बदलने से रोक नहीं पाए। आकाश, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारी अपनी कंपनी मेरी कंपनी के साथ सहयोग कर सकती है? क्या तुम मुझे अब अपनी कंपनी का नाम बता सकते हो? आकाश ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें आखिरकार अब मेरी कंपनी में दिलचस्पी है? प्रीति हैरान रह गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तुम्हारी कंपनी में कब दिलचस्पी नहीं रही? तुमने पहले कभी नहीं पूछा। तुमने भी कभी अपनी कंपनी के बारे में बात नहीं की। मैंने सोचा कि तुम नहीं चाहते कि मैं जानूं, इसलिए मैंने कभी नहीं पूछा। क्या ऐसा है? आकाश क्षण भर के लिए उलझन में पड़ गया। उसने मान लिया था कि उसे दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उसने पूछताछ नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने सोचा कि वह नहीं चाहता कि वह जान पाए। उनकी आपसी गलतफहमियां बहुत गहरी थीं। उसने धीरे से आह भरी, सोफे पर रखे दस्तावेज की दूसरी प्रति के लिए हाथ बढ़ाया और उसे प्रीति को सौंप दिया। यह मेरी कंपनी और तुम्हारे अस्पताल के बीच सहयोग समझौता है। प्रीति ने इसे लिया, खोला और फिर दंग रह गई। दस्तावेज पर पार्टी एक का नाम साफ साफ बॉर्डर नेटवर्क टेक्नोलॉजी ग्रुप लिखा था। इस समूह का नाम शायद बहुतों को पता न हो, लेकिन इसकी सहायक कंपनियां अनगिनत थीं, प्रत्येक इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में एक उच्च लाभ वाली कंपनी। वे सभी काफी प्रसिद्ध थीं। उनमें से एक क्राइसिस हैकिंग नेटवर्क था, जिसे प्रीति सबसे ज्यादा जानती थी और अक्सर इस्तेमाल करती थी। जहां तक प्रीति जानती थी, क्राइसिस हैकिंग नेटवर्क की वार्षिक आय अरबों में थी और इसके अत्यधिक प्रतिबंधित लक्षित दर्शकों के कारण ये बॉर्डर ग्रुप के भीतर सबसे कम लाभदायक संस्था थी। प्रीति की रीढ़ में एक पल में एक सिहरन दौड़ गई। क्राइसिस हैकिंग नेटवर्क वास्तव में आकाश के स्वामित्व में था। क्या वह इन सब समय अपनी पहचान उजागर करने से बस एक कदम दूर नहीं थी? शुक्र है, वह हमेशा सतर्क रही थी, यहां तक कि क्राइसिस में लॉग इन करते समय भी वह अपना आईपी छुपा लेती थी, वरना वह बहुत पहले ही बेनकाब हो गई होती। प्रीति को दस्तावेज हाथ में लिए हुए स्तब्ध देखकर आकाश ने सोचा कि वह केवल हैरान थी और उसने कुछ और नहीं सोचा था। उसने धीरे से उसके सिर को छुआ। मैंने तुम्हें सब दिखा दिया है, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? प्रीति ने अपने दिल के सदमे को दबाया, एक भौचक्के से भाव के साथ उसकी ओर देखा। बॉर्डर ग्रुप तुम्हारा है। इस साल क्या वह निगम प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पहले स्थान पर नहीं है? क्या तुम हमेशा शक्ति कॉप के काम में व्यस्त नहीं रहे हो? तुम्हें दूसरे निगम को प्रबंधित करने का समय कैसे मिला? और इसे इतनी अच्छी तरह से प्रबंधित करने का? प्रत्येक इतना पैसा कमा रहा है। बॉर्डर ग्रुप कुछ ऐसा है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और मैंने व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ और मध्यम प्रबंधन का आकलन और चयन किया है। मैंने शुरुआती चरणों में इसे प्रबंधित करने में भी बहुत समय बिताया, लेकिन अब निगम स्थिर हो गया है, इसलिए मुझे बस हर सहायक कंपनी के प्रमुख को समय पर मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत है। मुझे हर समय इस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। इस क्षण आकाश अपनी स्थिति से किसी की उम्मीद के अनुसार अहंकार प्रदर्शित नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह शांति से प्रीति को समझा रहा था। शक्ति कॉप के लिए यह अलग है। इसका प्रबंधन पहले मेरे बड़े भाई शौर्य द्वारा किया जाता था, जो एक दयालु व्यक्ति हैं और शायद ही कभी किसी को बर्खास्त करने की पहल करते थे। इसलिए इन वर्षों में निगम ने आलसियों का एक समूह पाला है जो केवल बकवास करना और चापलूसी करना जानते हैं। अगर मैं शक्ति कॉप को प्रबंधित करने के लिए समय और ऊर्जा का निवेश नहीं करता, तो निगम का लाभ काफी कम हो जाएगा। अपने आकार के कारण शक्ति कॉप कई अन्य निगमों के लिए एक लक्ष्य है, इसलिए इसे प्रबंधित करना बॉर्डर ग्रुप को प्रबंधित करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। इसके अलावा मेरे बड़े भाई निगम को बहुत महत्व देते थे और हमेशा इसकी नंबर 1 रैंक बनाए रखने के लिए प्रयास करते थे। अब जब वह चले गए हैं, मैं उनके लिए इसे बनाए रखना चाहता हूँ। ये सबसे कम है जो मैं उनका सम्मान करने के लिए कर सकता हूँ। तो ये सब फिर से उसके भाई के लिए था। प्रीति ने धीरे से आह भरी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि आकाश जैसा क्रूर व्यक्ति इतना गहरा भावुक हो सकता है। अपने भाई के लिए वह सब कुछ छोड़ने को भी तैयार था। शौर्य को आकाश की कितनी परवाह रही होगी कि उसने ऐसी स्थायी छाप छोड़ी। प्रीति ने अपना सिर नीचे किया और आकाश द्वारा दिए गए अनुबंध को फिर से देखा। बॉर्डर ग्रुप के तहत कुल 14 कंपनियां हैं, जिनमें से आधी विदेश में हैं और बाकी देश में, इसलिए संगम अस्पताल के साथ इस समझौते में 7 कंपनियां शामिल हैं। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। कम से कम ये संगम अस्पताल को कुछ समय के लिए व्यस्त रखेगा। सहयोग समझौते को पढ़ने के बाद प्रीति ने इस पर हस्ताक्षर किए और फिर औपचारिक रूप से आकाश को सौंप दिया। अध्यक्ष आकाश, हमारे अस्पताल पर आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैंने आपके कर्मचारियों के लिए एक लाभ प्रदान करने का फैसला किया है। क्या लाभ? जिन कर्मचारियों के परिवार के सदस्य 70 वर्ष के हैं, वे हमारे अस्पताल में मुफ्त चेकअप करवा सकते हैं। आकाश हैरान था। प्रीति ने चेकअप की कीमत पहले ही बहुत कम कर दी थी और अब वह परिवार के सदस्यों के लिए मुफ्त चेकअप की पेशकश कर रही थी, जिसका मतलब था कि उसका लाभ मार्जिन लगभग न के बराबर था। जब तुम मेरी कंपनियों की बात करती हो, तो क्या तुम्हारा मतलब शक्ति कॉप और बॉर्डर ग्रुप दोनों से है? नहीं, केवल बॉर्डर ग्रुप। अचानक आकाश हंसा। उसकी नजर गहरी और आवाज कोमल थी। मेरा इतना समर्थन कर रही हो? केवल मेरी अपनी कंपनी के लिए लाभ की पेशकश कर रही हो? जैसा कि मैंने कहा, यह हमारे अस्पताल पर आपके दिखाए गए विश्वास के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए है। शक्ति कॉप ने शुरुआत में हमारे अस्पताल को नहीं चुना और इसके बहुत अधिक कर्मचारी हैं। अगर मैं उन सभी के लिए लाभ प्रदान करूं, तो अस्पताल बस इसे संभाल नहीं पाएगा। आंखों में अब भी मुस्कान लिए आकाश ने जवाब दिया, ठीक है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अध्यक्ष प्रीति।
ये कहने के बाद उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, एक प्रति प्रीति को दी। प्रीति ने दोनों दस्तावेज अपने बैग में रखे। आकाश ने ध्यान दिया कि उसने अपना बैग बदल दिया था, जो हरमेश उसने उसे दिया था उसी का उपयोग कर रही थी। वास्तव में उसे ये बड़े बैग पसंद थे जिनमें दस्तावेज और अन्य विभिन्न चीजें फिट हो सकती थीं, वे व्यवहारिक थे। उसने गलत चुनाव नहीं किया था। प्रीति खड़ी हुई, काम हो गया है और मुझे अन्य चीजें संभालनी हैं। तुम्हें जाना चाहिए। इस बार आकाश ने जोर नहीं दिया। वह खड़ा हुआ, उसे थोड़ी देर गले लगाया और फिर चला गया। प्रीति बालकनी पर खड़ी थी, उसकी गाड़ी को दूर जाते हुए देख रही थी और फिर वह भी नीचे अपनी गाड़ी में गई और पड़ोस से बाहर निकल गई। हालांकि वह बहुत सी चीजों में व्यस्त थी कि उसने सड़क के किनारे समुदाय के ठीक बाहर खड़ी एक काली कार पर ध्यान नहीं दिया। कार में सहायक खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, अध्यक्ष आकाश, क्या हमें ये देखने के लिए पीछा नहीं करना चाहिए कि छोटी मालकिन कहाँ जा रही हैं? पीछे की सीट पर बैठे आकाश लंबे समय तक चुप रहा, फिर बोला, जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वह निजी मामलों से निपट रही है और वह नहीं चाहती कि मैं जानूं। अगर हम उसका पीछा करते हैं और उसे पता चलता है तो वह शायद खुश नहीं होगी। निजी मामले? किस तरह के मामले? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और आदमी छोटी मालकिन का पीछा कर रहा हो और वह उससे मिलने जा रही हो? आकाश ने ठंडे ढंग से उसकी ओर देखा, अगर तुम ठीक से बात नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी बात मत करो। सहायक को उसकी नज़र से उसकी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और कहा, जो मैंने कहा वह भी एक संभावना है। छोटी मालकिन सोचती हैं कि आप भविष्य में बड़ी मालकिन गुल से शादी करेंगे, इसलिए उसके लिए किसी और आदमी को चुनना सामान्य है। शायद आपको छोटी मालकिन को समझाने के लिए कुछ समय लेना चाहिए, अन्यथा वह आपको बिल्कुल भी नहीं मानेगी। मैंने उसे पहले ही समझा दिया है। ओह, यह अच्छा है, यह अच्छा है, लेकिन वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। सहायक मुंह खोलकर खड़ा रहा, फिर सिर हिलाया और आह भरी। ठीक है, बॉस ने अतीत में लोगों को बहुत कठोरता से नाराज किया था, इसलिए उनके लिए उस पर विश्वास न करना सामान्य है। अध्यक्ष आकाश, मुझे लगता है कि आपको छोटी मालकिन का और भी आक्रामक तरीके से पीछा करना चाहिए। क्या मैं पर्याप्त दृढ़ नहीं हूँ? मैं लगभग हर दिन उसे परेशान कर रहा हूँ। एक कहावत है, एक दृढ़ महिला एक परेशान करने वाले पुरुष से डरती है, बस और अधिक दृढ़ रहो। चेहरा खोने या छोटी मालकिन के नाराज होने की चिंता मत करो। मैं देखता हूँ कि वह तुम्हारे प्रति काफी सहिष्णु है। छोटी मालकिन सुंदर और सक्षम दोनों है और अधिक से अधिक लोग उसे पसंद करेंगे। अगर तुम उसका और अधिक आक्रामक तरीके से पीछा नहीं करते हो तो क्या होगा अगर कोई और उसे बहका कर ले जाए? तब तुम पछतावा करने कहाँ जाओगे? आकाश ने ठंडे ढंग से कहा, तुम्हारी किस तरह की पसंद है? उसका चेहरा इस तरह बर्बाद हो गया है, वह अब भी सुंदर कैसे है? मेरे अलावा किसी और के लिए उसे पसंद करना असंभव है। सहायक अवाक था। बॉस अपने स्वाद की आलोचना कर रहा था जबकि खुद प्रीति के साथ पागलपन की हद तक प्यार में था। उसने ईमानदारी से कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि छोटी मालकिन का चेहरा उसकी सुंदरता को प्रभावित करता है। मुझे लगता है कि वह अब भी बहुत सुंदर है और इसके अलावा उसका चेहरा निश्चित रूप से ठीक हो सकता है। उसकी दादी एक दिव्य डॉक्टर हैं, बस उसके चेहरे के ठीक होने तक इंतजार करो, तब तुम्हारे पास और भी ज्यादा प्रतियोगी होंगे। आकाश ने ठंडे चेहरे के साथ खिड़की से बाहर देखा। उसके पास पहले से ही पर्याप्त प्रतियोगी थे। हाल ही में यहाँ तक कि अपूर्व ने भी अनामिका के साथ संबंध टूटने के संकेत दिखाए और दोनों परिवारों के बीच गठबंधन विवाह बहुत जटिल हो गया था। अपूर्व अनामिका परिवार के विशाल समर्थन को खोने के जोखिम पर अनामिका से शादी करने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। आकाश उसके कारणों के बारे में एकदम स्पष्ट था। अपूर्व प्रीति को पसंद करता था और वह भी थोड़ा सा नहीं। हाल ही में वह किसी भी घोटाले में शामिल नहीं हुआ था। वह पूरी तरह से बदल गया था, हर दिन निगम में कड़ी मेहनत करने में डूब गया। वह एक वास्तविक कर्मठ बन गया था। फिर गौरव था, जिसने प्रीति से मिलने के बाद कोई नई प्रेमिका नहीं बनाई थी और यहाँ तक कि घर पर श्री प्रमोद से गंभीरता से सीखना शुरू कर दिया था, जो बहुत अजीब हो गया था। प्रीति में एक तरह का जादू था जो एक व्यक्ति को पूरी तरह से बदल सकता था और यहाँ तक कि वह खुद भी उसके द्वारा बदल गया था। जीवन दिन ब दिन और असहनीय होता जा रहा था। वह उससे थोड़ी देर के लिए ही दूर रहा था और उसे फिर से उसकी याद आ रही थी। इस बीच प्रीति वापस गुप्ता परिवार के घर चली गई। घर अजीब तरह से शांत था, जैसे कि हर कोई पहले ही सो चुका हो। प्रीति लिविंग रूम में खड़ी हुई, पूरे उपवन का लेआउट देखा और फिर ऊपर अपने बेडरूम में चली गई। इस बार वह अपना लैपटॉप अपने साथ लाई थी। एक कंप्यूटर के साथ गुप्ता परिवार के अन्य सदस्यों के कंप्यूटरों और मोबाइल फोन में हैक करना आसान होगा, जो जानकारी इकट्ठा करने का सबसे तेज और सुरक्षित तरीका था। आम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हैक करना वास्तव में काफी सरल था। प्रीति को उनके उपकरणों पर नियंत्रण करने में केवल कुछ मिनट लगे, लेकिन जयंत के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय सुरक्षा थी। इसे भेदने में उसे कुछ समय लगा। ये सब करने के बाद प्रीति आईने के सामने खड़ी हुई और अपने चेहरे की जांच की। दवा का असर काफी कम हो गया था और उसके चेहरे पर चोट लगभग न के बराबर थी। उसने अपने बैग से एक दवा निकाली जिसे उसने तैयार किया था और उसे अपनी दाहिनी गाल पर कुशलता से लगाया। बहुत जल्द उसके चेहरे पर फिर से चोट दिखाई देने लगी। प्रीति ने संतुष्टि से अपने चेहरे को थपथपाया, फिर तैयार होने और सोने चली गई। खतरों से भरी एक अजीब जगह में प्रीति उस रात ठीक से सो नहीं पाई। कोई भी मामूली शोर उसे चौंका देता था। फिर वह बाहर की आवाज़ों को ध्यान से सुनती थी। वह यहाँ तक कि गुप्ता परिवार के चारों सदस्यों की मोबाइल स्थितियों की जांच करने के लिए अपना लैपटॉप रखती थी। जब कोई असामान्यता नहीं होती थी तभी वह सोना जारी रखती थी। भोर में जब प्रीति उठी तो वह लंबे समय तक बिना हिले डुले लेटी रही। उसने विचलित होकर सोचा कि अगर वह यहाँ इतनी बेचैनी से सोती है तो वह सोचती है कि उसकी मां श्री प्रमोद के साथ होने पर डर में सोई होगी या नहीं, हमेशा जयंत के दुर्भावनापूर्ण इरादों के खिलाफ सतर्क रहती होगी।
जब लोग उठना और घूमना शुरू कर दिया तभी प्रीति उठी, तैयार हुई और जाने की तैयारी की। हालांकि रानवी ने एक हंसमुख मुस्कान के साथ उसे आवाज दी, तीसरी बहन, जाने की जल्दी मत करो। चलो नाश्ता एक साथ करते हैं इससे पहले कि तुम काम पर जाओ। हम तुम्हें खाली पेट काम पर नहीं जाने दे सकते, है ना? लेकिन ये केवल एक रात हुई थी, फिर भी रानवी का रवैया पूरी तरह से बदल गया था। प्रीति को कुछ हद तक उलझन हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके कल रात जाने के बाद उनके परिवार ने उससे निपटने के लिए एक तरीका निकाला हो? अन्यथा रानवी के रवैये की व्याख्या करना मुश्किल होगा। अजीब तरह से प्रीति को न तो गुस्सा आया और न ही डर लगा। इसके बजाय वह कुछ हद तक उत्सुक थी। वह देखना चाहती थी कि वे उससे कैसे निपटेंगे, उम्मीद कर रही थी कि वे अपने तरीकों में क्रूर होंगे ताकि उसे उन्हें जेल भेजने का एक उचित कारण मिल जाए। इसलिए प्रीति ने भी रानवी को एक झूठी मुस्कान दी, तो खाने के लिए अभी भी नाश्ता है। फिर धन्यवाद दूसरी बहन, मैं पीछे नहीं हटूंगी। वह सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, लेकिन उसने जल्दी ही महसूस किया कि उसके लिए कोई कटोरा या चॉपस्टिक नहीं रखी गई थी। उसने ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए नौकरों से कहा, क्या आप कृपया मेरे लिए एक सेट कटोरा और चॉपस्टिक ला सकते हैं, धन्यवाद। हालांकि नौकर नहीं हिले, इसके बजाय सहज रूप से रानवी की ओर देखा। प्रीति तुरंत समझ गई, ये रानवी का जानबूझकर था कि नौकरों ने उसके लिए कटोरे और चॉपस्टिक तैयार नहीं किए थे, इसलिए जब उसने उनके लिए पूछा तो उन्होंने सहज रूप से रानवी की प्रतिक्रिया के लिए उसकी ओर देखा। फिर भी रानवी अनजान होने का नाटक किया। ओह, मेरी तीसरी बहन के लिए कटोरे और चॉपस्टिक क्यों नहीं तैयार किए गए? तुम सब क्या कर रहे हो, इतने लापरवाह कि यह नहीं देखते कि एक सेट गायब है? जल्दी करो और तीसरी बहन के लिए एक सेट लाओ। नौकर ने जल्दी से कटोरे और चॉपस्टिक का एक सेट सौंप दिया। प्रीति ने उन्हें लिया और विनम्रता से कहा, धन्यवाद, आपने कड़ी मेहनत की है। डाइनिंग टेबल पर बैठे जयंत और गुल दोनों ने इस तुच्छ मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रत्येक ने अपना दलिया और व्यंजन खाना जारी रखा जैसे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना हो। हालांकि किरण उसे पूरे समय उदास निगाह से देख रही थी, अभी तक एक कौर भी नहीं खाया था। प्रीति ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर धीरे से अपने होठों का कोना उठाया, उसे एक बहुत ही मजाकिया मुस्कान दी और किरण की जलती हुई निगाह को अनदेखा करते हुए अपना खुद का कटोरा दलिया परोसने में व्यस्त हो गई। लेकिन सिर्फ एक घूंट लेने के बाद उसने तुरंत उसे थूक दिया। ओह नहीं, रानवी ने तुरंत सदमे में चिल्लाया, तीसरी बहन, तुमने दलिया क्यों थूक दिया? क्या बात है, क्या दलिया तुम्हारे पेट के अनुकूल नहीं है? फिर भी तुम्हें इसे थूकना नहीं चाहिए, है ना? ये बहुत अशिक्षित और अभद्र है। प्रीति ने अपना मुंह पोंछने के लिए टिश्यू का एक टुकड़ा निकाला, फिर शांति से रानवी के सामने से दलिया का कटोरा लिया और उसे अपने सामने रख दिया। दूसरी बहन, तुमने मुझे जहर तो नहीं दिया, है ना? इस दलिया का स्वाद चीनी सोने के तार से भी ज्यादा कड़वा है, मैं थोड़ी बेचैन हूँ। लेकिन तुम्हारा कटोरा अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारा चखना चाहती हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? रानवी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। सुबह की उसकी अच्छी मनोदशा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे पटक दी। प्रीति, ज्यादा आगे मत बढ़ो। तुमने पहले ही वह स्टॉक अधिकार ले लिए हैं जो हमारे होने चाहिए थे और अब तुम उपवन पर कब्जा करना चाहती हो, और यहाँ तक कि मेरा दलिया भी। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? हमेशा सब कुछ छीनती रहती हो जैसे कि तुमने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा देखा ही न हो। प्रीति ने दलिया के लिए छोटे बर्तन की ओर इशारा किया। अब बर्तन से खुद को एक कटोरा परोसो और इसे पूरा पी लो, तब मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे वह उपवन फिर कभी नहीं छीनूंगी। रानवी का चेहरा तुरंत जम गया। दलिया का वह बर्तन विशेष रूप से आज सुबह नौकरों द्वारा उसके अनुरोध पर प्रीति के लिए तैयार किया गया था। इसमें जुलाब की एक बड़ी खुराक थी। अगर वह एक पूरा कटोरा खा लेती है तो क्या वह गंभीर दस्त से कमजोर नहीं हो जाएगी? रानवी की हिचकिचाहट देखकर प्रीति ने थोड़ा सा अपनी भौं उठाई। क्या हुआ दूसरी बहन? क्या तुम इसे पीने से डर रही हो? क्या दलिया के इस बर्तन में कुछ जानलेवा है? तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? अब जयंत और नाटक नहीं कर सका। माथे पर बल डालते हुए उसने बर्तन से थोड़ा सा दलिया परोसा और एक घूंट लेने के बाद उसने भी तुरंत उसे थूक दिया। रानवी, इसका क्या मतलब है? रानवी वास्तविकता में वापस आई, मासूमियत का नाटक करते हुए। क्या मतलब? पिताजी, क्या इस दलिया में कुछ गलत है? मैंने इसे अभी तक नहीं चखा है, मुझे कुछ नहीं पता। गुलाब के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। खुद पीकर देखो, क्या यह इंसान के पीने लायक है? बेशक, गू रानीन इसे नहीं पीती। उसने पलटकर नौकरों को डांटा, ये किस तरह की दलिया बनाई है? मेरे पिताजी और मेरी तीसरी बहन दोनों को उल्टी हो गई। तुम सबको निकाल देना चाहिए। इसे तुरंत हटाओ, और अगर दोबारा ऐसी दलिया बनाई तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगी। नौकरों ने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की और सबने सिर झुकाकर अपनी गलती मानी। फिर वे दलिया हटाकर ताज़ी दलिया ले आए। इसके बाद भोजन में कोई और दिक्कत नहीं हुई। प्रीति ने अंदाजा लगाया कि गू रानीन ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह यहाँ नहीं रही तो श्री गुप्ता के पास जाकर बंगले नंबर 7 की मांग करेगी। हालांकि प्रीति ने भी ज्यादा नहीं खाया। एक तो उसकी भूख नहीं थी और दूसरा गू रानीन कभी कभी उसे ताने मारती रहती थी। स्वाभाविक रूप से प्रीति ने भी गू रानीन को आसानी से नहीं छोड़ा। नतीजतन उसने नाश्ते में चावल से ज्यादा बातें की। जब नाश्ता खत्म हुआ और प्रीति कार में बैठने के लिए बाहर जा रही थी तभी गुल अचानक उसके पास आई। तीसरी बहन। प्रीति ने उसे देखा। बड़ी बहन, क्या बात है? मैं मोमो की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। उसे वाकई में हमारे परिवार ने बिगाड़ दिया है और कभी कभी वह अपने कामों की गंभीरता को नहीं समझती। दिल पर मत लेना, मैं बाद में उससे बात करूंगी। प्रीति हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुल इतनी निष्पक्ष होगी, अपनी बहन का पक्ष नहीं लेगी बल्कि नाजायज बेटी उससे माफी मांगने आएगी। वह गुल की तारीफ करने लगी। सचमुच गुप्ता परिवार की बड़ी बेटी होने के लायक है, उसका दिमाग खुला है और उसकी सोच बड़ी है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि श्री गुप्ता इस पोती को पसंद करते थे और श्री वर्ण भी उसे पसंद करते थे और उसे आकाश के परिवार की बहू बनाना चाहते थे। चूंकि गुल उसके प्रति विनम्र थी, उसने भी कुछ शिष्टाचार दिखाते हुए कहा, बड़ी बहन, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरी बहन तो बस मजाक कर रही थी, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे कोई ठेस नहीं पहुंची। गुल ने सिर हिलाया, अगर मोमो फिर से कोई गड़बड़ी करती है तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ठीक है, मुझे पता है। शुक्रिया बड़ी बहन, कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। ये कहने के बाद गुल कार में बैठकर चली गई। प्रीति भी कार में बैठी और गुप्ता परिवार के बंगले से निकल गई। वह सबसे पहले अपनी दादी से मिलने मेडिकल क्लिनिक गई। इन बीते दिनों में वह अपनी दादी के साथ नहीं रह रही थी, काम के ओवरटाइम का बहाना बना रही थी, लेकिन ये बहाना हर दिन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, वरना उसकी दादी को जरूर शक हो जाता। इसलिए उसने अपनी दादी और श्रीमती वर्मा के लिए एक यात्रा का इंतजाम करने की योजना बनाई। उसकी दादी कई सालों से दवा का अभ्यास कर रही थी, लगभग साल के 365 दिन बिना किसी छुट्टी के मरीजों का इलाज करती थी, यहाँ तक कि छुट्टियों में भी। अब उन्हें आराम करने और जीवन का आनंद लेने के लिए कुछ समय चाहिए था। बहुत समझाने के बाद उसकी दादी आखिरकार छुट्टी की योजना के लिए मान गई और प्रीति बहुत खुश हुई। उसने तुरंत श्रीमती वर्मा को फोन किया। श्रीमती वर्मा हर सर्दी में छुट्टी पर जाया करती थीं। जैसे ही उन्होंने प्रीति को डॉक्टर शकुंतला के लिए यात्रा का सुझाव देते सुना, वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुई और तुरंत मान गईं। दोपहर में प्रीति आरुष के साथ दोनों बुजुर्ग महिलाओं को एयरपोर्ट ले गई। प्रीति द्वारा किराए पर लिए गए पेशेवर टूर गाइड के अलावा श्रीमती वर्मा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामान उठाने में मदद करने के लिए 2 अंगरक्षकों को भी साथ ले गईं। जब तक वे 5 लोग विमान में नहीं चढ़ गए, प्रीति ने चुपचाप राहत की सांस नहीं ली। वह चाहती थी कि उसकी दादी यात्रा पर जाएं, न केवल इसलिए कि उसे गुप्ता परिवार के घर में रहने में आसानी हो, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह किरण की दी गई धमकी को कभी नहीं भूली थी। उसे डर था कि किरण उसकी दादी को निशाना बनाएगी, इसलिए उसने अपनी दादी को कुछ समय के लिए दूर भेज दिया ताकि यहाँ की उथल पुथल से अस्थायी तौर पर बचा जा सके। जहाँ तक मेडिकल क्लिनिक के कारोबार का सवाल था, वह जरूरी नहीं था। जब उसे समय मिलता वह उसे संभाल सकती थी, या वह अपनी चचेरी बहन से मदद करने के लिए कह सकती थी, बस कुछ बुनियादी सर्दी और सूजन रोधी दवाएं बेचकर काम चल जाता। दोपहर 1:30 बजे प्रीति संगम अस्पताल गई। आज का काम अभी भी बहुत था, क्योंकि उसे दीपशेख का पूरे शरीर का एक्यूपंक्चर करना था और किरण के लिए निशान हटाने वाली मलहम बनाना जारी रखना था। जड़ी बूटियां पहले ही भिगोई जा चुकी थीं और वह सक्रिय तत्वों को निकालना शुरू कर सकती थी। व्यस्तता में समय बीतता चला गया, उसे पता भी नहीं चला कि अंधेरा हो गया। जब प्रीति दवा तैयार करने वाले कमरे से बाहर निकली, तब तक लगभग 7 बज चुके थे और वह इतनी व्यस्त थी कि उसने रात का खाना भी छोड़ दिया था। जैसे ही वह बाहर आई, एक जूनियर नर्स उसके पास दौड़ती हुई आई। डॉक्टर प्रीति, निदेशक संघवी आपको तब से ढूंढ रहे हैं। उन्होंने आपको अपने ऑफिस आने के लिए कहा है। प्रीति ने अपनी थकी हुई बाहों को रगड़ा और नर्स को सिर हिलाया। ठीक है, मुझे पता है, धन्यवाद। इतना कहने के बाद वह निदेशक संघवी के ऑफिस की ओर चली गई। निदेशक के ऑफिस में घुसने के बाद प्रीति ने निदेशक संघवी को बड़ी खुशी के साथ यह कहते सुना, डॉक्टर प्रीति, तुम्हारा काम आखिरकार खत्म हो गया है। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक अच्छी खबर है। उनके सामने बैठते हुए प्रीति मुस्कुराई और पूछा, क्या अच्छी खबर है? जब वह बोल रही थी, निदेशक संघवी के सहायक ने उसे एक कप गर्म चाय पिलाई। उसने पूरे दोपहर पानी नहीं पिया था और अब उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने चाय उठाई और एक ही घूंट में पी गई। निदेशक संघवी ने उसे एक दस्तावेज सौंपा। क्या तुमने मुझसे पहले दूसरे अस्पतालों पर नजर रखने के लिए नहीं कहा था? ये पड़ोसी शहर का एक निजी अस्पताल है जो मेरे एक पुराने सहपाठी का है। वह दिवालिया होने की कगार पर है और वह सोच रहा है कि क्या हमारा इसे खरीदने का कोई इरादा है। मुझे लगता है कि यह काफी उपयुक्त है। उसके अस्पताल का स्थान शानदार है और कर्मचारी तैयार हैं। थोड़ा सा समायोजन करो और हम काम शुरू कर सकते हैं। प्रीति ने दस्तावेज पलटा और पाया कि अस्पताल वास्तव में अधिग्रहण के लिए काफी उपयुक्त था। इस अस्पताल की सजावट की शैली भी संगम अस्पताल से कुछ हद तक मिलती जुलती थी, शायद इसलिए कि पुराने सहपाठियों के रूप में उनकी सौंदर्य पसंद काफी मिलती जुलती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पड़ोसी शहर पास था, जो उसे और निदेशक संघवी को दोनों जगहों का प्रबंधन करने के लिए सुविधाजनक होगा। पहली चेन अस्पताल के रूप में काम करने के लिए यह बहुत उपयुक्त था। प्रीति ने फिर अस्पताल के बारे में कुछ अन्य सवाल पूछे और निदेशक संघवी से अधिग्रहण की कीमत के बारे में बात करने वाली थी। तभी उसने निदेशक संघवी के चेहरे पर एक असामान्य लालिमा देखी और उनका हाव भाव बहुत ही अजीब हो गया। प्रीति को अजीब लगा। निदेशक संघवी, आपको क्या हुआ? क्या आप बीमार हैं? निदेशक संघवी का चेहरा और भी लाल हो गया और उनकी आंखें भ्रम से भरी थीं। ये बीमारी का लक्षण नहीं है। ये लक्षण क्यों कोकीन और एम्फेटामिन मिलाकर लेने जैसे लगते हैं। मेरा पूरा शरीर असहनीय रूप से गर्म है। मेरी दिल की धड़कन 1 मिनट में कम से कम 150 है और कुछ चीजों के लिए तीव्र लालसा हो रही है। वह पूरे दोपहर व्यस्त थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, सिवाय ऑफिस में उनके सहायक द्वारा बनाई गई चाय के। उन्होंने अनजाने में चाय के कप की ओर देखा। प्रीति पहले ही कुछ समझ चुकी थी और उसने अपने चाय के कप की ओर भी देखा। जल्द ही उसे निदेशक संघवी द्वारा बताए गए समान लक्षण महसूस होने लगे और इन सब के अलावा उसे पूरे शरीर में चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने की सभी तस्वीरें धुंधली हो गईं। चाय में कोकीन और एम्फेटामिन के अलावा और भी कुछ था, बल्कि एक मतिभ्रमकारी दवा भी थी, जो दूसरों के साथ मिलकर एक व्यक्ति को अपनी चेतना खोने और एक जानवर में बदल सकती थी जो सिर्फ लेने के बारे में जानता है। प्रीति ने मन ही मन सोचा, ये बुरा हुआ। उसे कल से ही कोई उसे देख रहा था, लेकिन वह आज बहुत व्यस्त थी और इसके बारे में भूल गई थी। उस पर जासूसी करने वाला यहाँ उसका इंतजार कर रहा था।
अब वह ये भी नहीं सोच सकती थी कि उसे और निदेशक संघवी को किसने नशा दिया था। वह जल रही थी, उसका दिमाग अब साफ नहीं था और उसे अपने सारे कपड़े उतारने की इच्छा हो रही थी। धुंधलके के बीच उसने एक पल की स्पष्टता हासिल करने के लिए अपनी जीभ काट ली, केवल ये देखने के लिए कि निदेशक संघवी अब दवाओं के शक्तिशाली प्रभाव को सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने अपना लैब कोट उतार दिया था, अपनी शर्ट को फाड़ना शुरू कर रहे थे। उनका सहायक हताश होकर उन्हें पकड़ने और कपड़े उतारने से रोकने की कोशिश कर रहा था। निदेशक महोदय, कृपया होश में आइए। निदेशक महोदय, लड़खड़ाती हुई प्रीति एक आपातकालीन मेडिकल बॉक्स तक पहुंची, उसे खोला और अंदर रखे अतिरिक्त चांदी की सुइयां निकाली। फिर वह निदेशक संघवी के पास लौटी और उन्हें सुइयां लगाने लगी। दवा के उत्तेजक प्रभाव से वह अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में थी, वह पूरी तरह से कांप रही थी, उसके हाथ अनियंत्रित रूप से हिल रहे थे। निदेशक संघवी की उंगली में सुई डालने में उसे कई बार कोशिश करनी पड़ी। निदेशक संघवी ने ज्यादा चाय पी थी और उनकी चेतना पहले ही धुंधली हो चुकी थी। उन्हें अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था। प्रीति ने एक एक करके उनकी 10 उंगलियों को चुभोया, खून निचोड़ा। जब तक वह काम खत्म कर चुकी थी, वह पसीने से तर थी और महसूस कर रही थी कि वह फटने वाली है। लेकिन वह किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत खुद को भी सुइयों से चुभोया, अपनी 10 उंगलियों से खून निचोड़ा, जिससे उसे महसूस हो रही तीव्र गर्मी में थोड़ी राहत मिली। हालांकि इससे केवल थोड़ी राहत मिली। सहायक हताशा में लगभग रो रहा था। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर प्रीति, क्या कोई दवा नहीं है जिसे हम इसे बेअसर करने के लिए ले सकते हैं? हम इस तरह जारी नहीं रख सकते। निदेशक महोदय बूढ़े हैं, ये दवा बहुत तेज है, उनका शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा। प्रीति ने मुश्किल से सिर हिलाया। चाय में कई दवाएं मिलाई गई थीं। अब ठीक से यह बताना मुश्किल है कि वे क्या हैं, उन्हें बेअसर करने का कोई तरीका नहीं है। जाकर ग्लूकोज सॉल्यूशन, नालोक्सोन और एसिटामाइड की 2 बोतलें लाओ। अगर निदेशक संघवी और मुझे एक बड़ा इन्फ्यूजन मिलता है तो हम कुछ प्रभावों को कम कर पाएंगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहने के बाद सहायक तुरंत बाहर भागा। लेकिन उसके जाने के बाद प्रीति को एहसास हुआ कि उसने शायद गलती कर दी है। उसे निदेशक संघवी के सहायक को नहीं जाने देना चाहिए था। अगर कोई इस समय अंदर घुस जाता तो उसे और निदेशक संघवी को खुद को समझाने में और भी ज्यादा मुश्किल होती। प्रीति द्वारा रक्तस्राव करने के बाद निदेशक संघवी को कुछ होश आया था। उनका चेहरा पसीने से ढका हुआ था क्योंकि वह प्रीति की ओर झपटने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर प्रीति, क्या हम फंस गए हैं? प्रीति ने उन पर एक नजर डाली और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ निदेशक महोदय। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह जरा भी ताकत नहीं जुटा पाई और वह कुर्सी से जमीन पर गिर गई। निदेशक संघवी ने सहज रूप से उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह और भी ज्यादा कमजोर थे और वह भी अपनी कुर्सी से गिर गए। अचानक बाहर से एक शोरगुल उठा और प्रीति ने स्पष्ट रूप से किसी को अफेयर के बारे में कुछ कहते सुना। वह तुरंत समझ गई कि किसी ने उसे और निदेशक संघवी को चुपके से नशा क्यों दिया था। अगर वह और निदेशक संघवी अस्त व्यस्त हालत में पकड़े जाते तो संगम अस्पताल और उन दोनों की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण सबूत की जरूरत नहीं होती। ये कितनी दुर्भावनापूर्ण और जहरीली साजिश है, कितना चालाक षड्यंत्र है। प्रीति ने सुई पकड़ी और जोर से 2 बार अपनी हाथ में चुभाए। तेज दर्द ने उसे थोड़ी सी ताकत जुटाने दी। वह प्रवेश द्वार तक रेंगती हुई गई और ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद करने के लिए अपनी आखिरी ऊर्जा का इस्तेमाल किया। खटखटाने की आवाजें लगातार आ रही थीं, साथ ही चीखने की अंतहीन आवाजें भी थीं। क्या कोई अंदर है? दरवाजा खोलो। क्या निदेशक संघवी कायान अंदर हैं? मैं समाचार कॉलम से एक रिपोर्टर हूँ। मैं आपसे इंटरव्यू लेना चाहूंगा। क्या हो रहा है? क्या हमें आज इंटरव्यू के लिए मीडिया को विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया गया था? तुम दरवाजा बंद क्यों रख रहे हो और किसी से मिल क्यों नहीं रहे हो? निदेशक संघवी, आओ और दरवाजा जल्दी खोलो। हम सब जानते हैं कि तुम अंदर हो। क्या तुम दरवाजा खोलने से डर रहे हो क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखा नहीं जाना चाहिए? दुर्भावनापूर्ण आवाजें बढ़ती गईं और अंत में कुछ लोगों ने दरवाजे को टक्कर मारना भी शुरू कर दिया। प्रीति को नहीं पता था कि बाहर कितने लोग थे, लेकिन जो लोग उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं चूकते। हो सकता है कि यह पूरी मंजिल पहले ही रिपोर्टरों से घिर चुकी हो। भले ही सहायक दवा लाने में कामयाब हो जाता, उसके लिए अंदर आना असंभव था और वह किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोल सकती थी, अन्यथा उसे बर्बादी का सामना करना पड़ता और जिस अस्पताल को चलाना इतना मुश्किल था वह रातों रात रसातल में डूब जाता। दवाओं के प्रभावों को अब और दबाने में असमर्थ प्रीति की चेतना स्पष्टता और भ्रम के बीच डगमगा रही थी। बहुत गर्मी थी, असहनीय रूप से। वह बेतहाशा ठंडे पानी में कूदना चाहती थी। उसने बिना सोचे समझे एक कपड़ा उतारा। नहीं, ये पर्याप्त नहीं था। अभी भी बहुत गर्मी थी, उसे और उतारने की जरूरत थी। एक और कपड़ा हटाने के बाद उसने अचानक एक खिड़की टूटने की आवाज सुनी। जमीन पर लेटी हुई उसने देखने के लिए सिर घुमाया। वह कौन था? दरवाजे से नहीं, खिड़की से अंदर क्यों आया? हालांकि जो ठंडी हवा अंदर आई वह काफी सुकून देने वाली थी, लेकिन जिस चीज ने उसे चिढ़ाया वह ये थी कि जो व्यक्ति आया उसने उसे अपने ओवरकोट में लपेट लिया। क्या वह उसे जिंदा भूनने की कोशिश कर रहा था? उसने बेतहाशा कोट फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे हिला नहीं पाई। अपने होशोहवास में उसने 2 आवाजें सुनी। अध्यक्ष आकाश, हमारे निदेशक महोदय और डॉक्टर प्रीति दोनों को नशा दिया गया है और बाहर रिपोर्टरों का झुंड है। क्या आप डॉक्टर प्रीति को पहले ले जा सकते हैं? अगर लोगों ने उन दोनों को इस तरह देखा तो अस्पताल बिखर जाएगा, वे बर्बाद हो जाएंगे। ये 6ठी मंजिल है। मैं बाहर से खुद ऊपर और नीचे जा सकता हूँ, लेकिन मैं उसे लेकर नीचे कैसे जाऊंगा? क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है? कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर प्रीति को खिड़की से 5वीं मंजिल तक ले जा सकते हैं और फिर वहां से निकल सकते हैं। क्या आपके लिए किसी को एक मंजिल नीचे ले जाना संभव है?
ये संभव है, लेकिन हमें आपके निदेशक महोदय को भी यही नहीं छोड़ना चाहिए। अगर रिपोर्टरों ने उनकी वर्तमान स्थिति पर कब्जा कर लिया तो उनका जीवन खत्म हो जाएगा। तो कृपया हमारी मदद करें। हमारे निदेशक महोदय को भी 5वीं मंजिल तक ले जाएं। मैं उन्हें ले जाऊंगा। एक झटके में पर्दे पट्टियों में फाड़ दिए गए और फिर प्रीति को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने बांध दिया है। उसका दिमाग धुंधला था, लेकिन अनजाने में उसे लगा कि उसे बांधने वाला व्यक्ति जाना पहचाना है। इसलिए जब उसे उसकी पीठ पर उठाया गया तो उसने संघर्ष नहीं किया। इसके अलावा वह वास्तव में उससे चिपकना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बाहें बंधी हुई थी, इसलिए वह हिल नहीं पाई। प्रीति को अपनी पीठ पर बांधने के बाद आकाश ने पर्दों से बनी रस्सी को पकड़ा और 6ठी मंजिल की खिड़की से 5वीं मंजिल की खिड़की में चढ़ गया। प्रीति को नीचे रखने के बाद वह 6ठी मंजिल पर वापस चढ़ गया और निदेशक संघवी को भी नीचे ले आया। अस्पताल के निदेशक का सहायक भी पीछे पीछे आया। धन्यवाद अध्यक्ष आकाश। आप प्रीति के साथ आगे बढ़ें, मैं निदेशक को बाद में नीचे लाऊंगा। जैसे ही वह बोल रहा था उसने आकाश को एक बैग सौंप दिया। ये वह दवा है जिसे डॉक्टर प्रीति ने बेहोश होने से पहले लाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि इन्फ्यूजन लक्षणों को कम कर सकता है। आकाश ने बैग लिया, प्रीति को उठाया और बाहर निकल गया। रिपोर्टर और दर्शक 6ठी मंजिल पर केंद्रित थे और 5वीं मंजिल पर ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन आकाश ने प्रीति की वर्तमान स्थिति को देखे जाने से रोकने के लिए लिफ्ट नहीं ली। इसके बजाय वह प्रीति को सीढ़ियों से नीचे ले गया। बाहरी लॉबी से बाहर निकलने के बाद धुंधली रात ने प्रीति की असामान्यताओं को छिपा दिया, लेकिन अपने ओवरकोट के बावजूद आकाश अभी भी उसके पूरे शरीर से निकल रही गर्मी को महसूस कर सकता था। वह उसे कार में बिठाने के लिए भागा और अपने सहायक को निर्देश दिया, घर चलो और जल्दी करो। सहायक को उम्मीद नहीं थी कि उसका मालिक केवल एक बार अंदर जाने के बाद बेहोश प्रीति को ले जाते हुए बाहर निकलेगा, लेकिन अर्जेंसी को जानते हुए उसने कोई सवाल नहीं पूछा और तुरंत आकाश के बंगले की ओर अस्पताल से बाहर निकल गया। प्रीति पर बंधी रस्सियां आकाश ने पहले ही खोल दी थीं और वह अपने चारों ओर लपेटा हुआ ओवरकोट बहुत गर्म पाकर पहले ही उसे अलग खींच चुकी थी। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था, वह अभी भी बहुत गर्म और बेचैन थी। उसे पकड़े हुए व्यक्ति का शरीर ठंडा था और वह करीब आने से खुद को रोक नहीं पाई। गर्म आकाश उसे सिर्फ अंडरवियर तक उतरते हुए देखकर उसे फिर से अपने ओवरकोट में लपेट लिया। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, छोड़ने से इनकार कर दिया। अगर यह कोई और समय होता और प्रीति इस तरह उससे चिपकती तो वह सच जनता नहीं दिखाता और निश्चित रूप से उसका फायदा उठाता। लेकिन अब वह इसके मूड में नहीं था। उसका दिमाग गुस्से से भरा हुआ था। किसी ने उसे ऐसे खतरनाक पदार्थ से नशा करने की हिम्मत की और उसे निदेशक संघवी के साथ नशा दिया गया था। हमलावर का मकसद स्पष्ट था। वह शुक्रगुजार था कि उसने अपने सहायक की सलाह मानी थी और प्रीति का करीब से पीछा करना शुरू कर दिया था, इस हद तक कि वह काम खत्म करने से पहले उसके ऑफिस में उसका इंतजार करने गया था, ठीक समय पर सहायक की मदद के लिए कॉल प्राप्त करने के लिए। अगर वह आज वहां नहीं होता तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि क्या होता। नहीं, वह ये सोचना चाहता था कि जागने पर प्रीति को कितना दर्द महसूस होता। आकाश का गुस्सा ड्राइवर की सीट पर योगेश को भी महसूस हो रहा था। अपने बेहतरीन ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन करते हुए उसने उन्हें जल्दी से बंगले तक पहुंचा दिया। आकाश प्रीति को कार से बाहर ले गया, लिविंग रूम में कदम रखा और फिर उसे ऊपर ले गया। उसे बिस्तर पर लिटाने के बाद उसने उठकर उसकी दवा लाने का इरादा किया, लेकिन वह उससे कसकर चिपक गई, जाने से इनकार कर दिया और अपना चेहरा उससे रगड़ने लगी। उसका पूरा शरीर उबले हुए झींगे की तरह लाल था। आकाश नर्म दिल के साथ और उसके लिए दर्द महसूस करते हुए स्थिर रहा, जिससे वह अपने भ्रम में उसे रगड़ सके। थोड़ी देर बाद सहायक एक डॉक्टर को ऊपर लाया, जिसने बेडरूम के दरवाजे के बाहर से आवाज दी, अध्यक्ष आकाश, डॉक्टर यहाँ हैं, अंदर आओ। अनुमति मिलने पर योगेश ने दरवाजा धकेला और डॉक्टर को अंदर ले आया। अंदर आने पर उसने देखा कि प्रीति एक रजाई से ढकी हुई थी, लेकिन उसकी दोनों बाहें बाहर थीं और उसकी सामान्य रूप से गोरी जैद जैसी त्वचा अब असामान्य रूप से गुलाबी रंग की थी। उसने एक नजर डाली और जल्दी से सिर नीचे कर लिया और ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं की। डॉक्टर आकाश का निजी डॉक्टर था, जो आकाश की नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ था। वह सहायक से भी ज्यादा घबराया हुआ था। प्रीति के लिए इव लगाने के बाद वह जल्दी से कमरे से निकल गया। योगेश भी तेजी से बाहर निकल गया, बेडरूम का दरवाजा उसके पीछे बंद कर दिया। इस बीच बेडरूम में प्रीति की बाहें एक बार फिर आकाश के चारों ओर लिपटने लगीं। आकाश ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा जहां इव डाली गई थी, उसे हिलने से रोकते हुए। दवा के साथ मिलाया गया ग्लूकोज बूंद बूंद करके तेजी से प्रीति के निर्जलित शरीर में प्रवेश कर रहा था, उसके तरल पदार्थ को फिर से भर रहा था और उसकी बेचैनी को शांत कर रहा था। आधे घंटे बाद जब ग्लूकोज खत्म हो गया, आकाश ने इव सुई हटा दी और तभी प्रीति की पलकें फड़फड़ाईं और उसने आंखें खोल दी। आकाश अपनी भावनाओं को दबा रहा था, लेकिन जब वह जागी तो वे थोड़ी शांत हो गईं, जाग गई। अब कैसा लग रहा है? प्रीति ने उसे देखा, फिर अचानक रोना शुरू कर दिया। बेहतर नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम मुझे रजाई में क्यों लपेट रहे हो? मुझे रजाई नहीं चाहिए। आकाश ने जल्दी से रजाई हटा दी। ठीक है, रजाई नहीं, रो मत। इस समय प्रीति को लगा कि उसे जागना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हालांकि उसका दिमाग अब कुछ हद तक साफ था, दवा अभी भी उसके शरीर के अंदर अपना मजबूत प्रभाव डाल रही थी। वह खुद को आकाश के पूरे शरीर से दबाने से रोक नहीं पाई। धत आकाश, आज वह इतना सज्जन क्यों बन गया था? क्या उसे नहीं पता था कि उसे क्या चाहिए? क्या वह स्थितियों का फायदा उठाने में सबसे अच्छा नहीं था? आज वह कुछ क्यों नहीं कर रहा था? उसे अब कोई परवाह नहीं थी, वह बस अब उसके साथ सोना चाहती थी। उसके साथ सोने से उसका सारा दर्द दूर हो जाएगा। उसने अपनी बाहें आकाश की गर्दन के चारों ओर लपेटी और अपने होंठ उसके होंठों पर दबा दिए। उसने उसे जल्दी से और बिना किसी तकनीक के चूमा, जैसे कोई व्यक्ति इतने लंबे समय से प्यासा हो और आखिरकार पानी मिल जाए, जाने देने को तैयार नहीं। आकाश की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
पहले ये हमेशा वह होता था जो उसे मजबूर करता था, आज यह उसका बारी थी चुकाने की, चाहे वह चाहता हो या नहीं। वह पहले खुद को संतुष्ट करेगी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से ज्यादा सोच रही थी आकाश कैसे अनिच्छुक हो सकता था। उसने केवल एक पल के लिए अपनी शांति बनाए रखी। उसने जल्दी से नियंत्रण ले लिया, प्रीति को बिस्तर पर दबा दिया। उसके कपड़े जल्द ही फर्श पर फेंक दिए गए और जैसे ही प्रीति ने उसकी त्वचा पर दबाव डाला, उसे अवर्णनीय रूप से ठंडा और आरामदायक महसूस हुआ। उसके चुंबनों ने उसे अत्यधिक आनंद दिया। उसे पता नहीं था आकाश के शरीर का तापमान भी ज्यादा था, बस उसका ज्यादा था, इसलिए उसे छूने पर वह ठंडा महसूस हुआ। दवा के प्रभाव ने प्रीति को पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय और अधीर बना दिया। आकाश ने उसे कभी इस तरह नहीं देखा था, वह बस उसे अपनी सीमाओं तक धकेल रही थी। लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं था, वह जो कुछ भी चाहती थी वह उसे संतुष्ट करेगा। समय बीतता गया, लेकिन कमरे में गर्मी कभी कम नहीं हुई। एक समय पर आकाश को डर था कि वह प्यासी हो सकती है। उसने उसे कुछ पानी पीने के लिए दिया, फिर उसने उसे फिर से पकड़ लिया। ये तभी हुआ जब आसमान चमकने लगा कि प्रीति आखिरकार उसकी बाहों में गहरी नींद में डूब गई। आकाश ने उसके माथे को कोमलता से चूमा, उसका दिल अत्यधिक नर्म था। उसने चाहा कि वह हर रात उसके साथ इस तरह अंतरंग हो सके और हर सुबह उसके सोते हुए चेहरे को देखकर जागे। उसके शरीर से गर्मी आखिरकार कम हो गई और वह अब कांपते हुए उससे नहीं चिपकी। उसने अनजाने में उसे दूर भी धकेल दिया, उसे बहुत गर्म पाकर। आकाश ने उसका हाथ पकड़ा, उसे चूमा, फिर बिस्तर से उठा, एक नम तौलिया लिया और उससे उसका शरीर पोंछा। वह गहरी नींद में सो रही थी, उसके स्पर्श पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। उसे पोंछने के बाद आकाश ने खुद स्नान किया, फिर बिस्तर पर लौटा, उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके बगल में सो गया। वे शाम तक सोए। जब प्रीति जागी तो वह एक पल के लिए हैरान थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बगल में आकाश को देखा, सब कुछ उसे याद आ गया। अराजक और दिल को धड़काने वाली छवियां उसके दिमाग में भर गईं। अपनी ही पागलपन, अपनी ही सक्रियता के बारे में सोचते हुए उसने चाहा कि उसे भूलने की बीमारी हो जाए। अफसोस की बात है, भूलने की बीमारी असंभव थी, जीवन भर असंभव। वह केवल ऐसा नाटक कर सकती थी कि कुछ नहीं हुआ। आकाश को दूर धकेला, फर्श से उसकी शर्ट उठाई और उसे पहन लिया और बाथरूम जाने की तैयारी की। हालांकि जिस क्षण वह बिस्तर से उठी, उसके पैर नर्म पड़ गए और वह एक धीमी धमकी आवाज के साथ फर्श पर गिर गई। आकाश बिस्तर से उठा और उसे उठाकर वापस बिस्तर पर ले आया। क्या तुम भूल गई कि कल रात ये कितनी बार हुआ था? तुम्हें लगता है कि तुम में अभी भी चलने की ताकत है? प्रीति का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने आकाश के मुंह को ढक दिया। बात मत करो। प्रीति स्वयं को कोसने से नहीं रोक पाई, उसका स्वर इतना कर्कश था कि पहचान में भी नहीं आ रहा था। आकाश हल्के से हंसा, उसे वापस बिस्तर पर लिटाया और फिर पानी का गिलास भर कर दिया। प्रीति उठकर बैठ गई, पानी लिया और एक ही सांस में पी गई, तब जाकर उसके गले को थोड़ा आराम मिला। आकाश ने खाली गिलास लिया और उसे लापरवाही से बेड साइड टेबल पर रख दिया। भूख लगी है? क्या कुछ खास खाने का मन है? प्रीति सिर्फ उसी के साथ औपचारिकता नहीं करती थी और वह खुद को भी कमतर नहीं आंकती थी। उसने सिर हिलाया, हाँ भूख लगी है। मुझे बीफ नूडल सूप चाहिए, वह जिसमें खूब सारा शोरबा हो। मुझे सूप पीना है। आकाश झुका और उसे चूम लिया। इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए अभी बनाकर लाता हूँ। प्रीति अनजाने में उसके चुंबन से पीछे हट गई। ओह! आकाश के जाने के बाद उसने देखा कि उसका बैग किसी समय वापस लाया गया था, जो सोफे पर रखा था, साथ ही उसका कोट और स्वेटर भी। लेकिन उसे याद नहीं था कि उसके कपड़े कब उतारे गए। अपने पूरे शरीर में हो रहे दर्द को सहते हुए वह बिस्तर से उतरी और अपने बैग से मोबाइल फोन निकाला। समय देखकर उसे सदमा लगा। शाम के 5:30 बज रहे थे। उसने सोचा था कि अभी भोर हुई है, क्या बाहर पहले से ही अंधेरा हो गया था? प्रीति ने दर्द से अपना माथा पकड़ लिया। वास्तव में एक दिन और एक रात बहुत भयानक गुजरी। वह कौन था जिसे मरने की इतनी जल्दी थी, जिसने उसे जहर दिया? एक बार जब वह उसे पकड़ लेगी तो वह ये सुनिश्चित करेगी कि वह व्यक्ति उसके तरीकों का स्वाद चखे जिससे वह मौत की कामना करेगा। प्रीति ने उस व्यक्ति को मन ही मन हजारों बार कोसा और थोड़ा शांत होने के बाद उसने हरियाली अस्पताल के निदेशक के सहायक को फोन किया। ये जानकर उसने राहत की सांस ली कि निदेशक संघवी भी अब ठीक हैं। सहायक योगेश, मुझे इस बार आपका धन्यवाद करना है। अस्पताल निदेशक, अस्पताल और मैं, हम सब आपके एहसानमंद हैं। हालांकि सहायक योगेश ने अपनी शर्मिंदगी व्यक्त की। डॉक्टर प्रीति, मैं तो आपका आभारी हूं कि आप मुझे दोष नहीं दे रही हैं। वह चाय मैंने ही बनाई थी जो आपने और निदेशक संघवी ने पी थी, और आपके पीने के बाद ही यह समस्या हुई। यह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे माफ करना डॉक्टर प्रीति, मुझे नहीं पता था कि चाय में दवा कब मिलाई गई। यह मेरी गलती है कि आपको और निदेशक संघवी को कष्ट उठाना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं आपको दोष नहीं देती। चाय में दवा मिलाने वाले ने जरूर लंबे समय से इसकी योजना बनाई होगी। उसने मीडिया और रिपोर्टरों को अस्पताल तक बुला लिया। अपराधी को यकीन था कि निदेशक संघवी और मैं जाल में फंस जाएंगे। प्रीति ने उसे आश्वासन दिया। सौभाग्य से सहायक योगेश बहुत ही ईमानदार सहायक थे। चाय बनाने के बाद उन्होंने इसे केवल उसे और निदेशक संघवी को परोसा और खुद नहीं पिया। वरना अगर वह भी प्रभावित हो जाते तो ये पूरी तरह से आपदा होती। प्रीति की समझ के लिए आभारी सहायक योगेश उत्सुकता से बोले, डॉक्टर प्रीति, ये वास्तव में मेरी कर्तव्य में लापरवाही थी। मैं चाय पर ध्यान नहीं दे पाया। अगर आप मुझे दंडित करना चाहती हैं तो यह मेरे लिए पर्याप्त है। मैं निश्चित रूप से इससे सबक लूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसी चीज दोबारा न हो। प्रीति ने उनकी जिम्मेदारी लेने की जिद की सराहना की। आपने कर्तव्य की उपेक्षा तो की, लेकिन आपने निदेशक संघवी और मेरे सुरक्षित बाहर निकलने में भी बड़ी भूमिका निभाई, तो इसे बराबर मानते हैं। खुद पर ज्यादा सख्त मत होइए। लेकिन सहायक योगेश की आवाज धीमी रही, लेकिन वास्तव में मैंने आपकी और निदेशक संघवी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की। यह आकाश सर थे। आकाश सर कल दोपहर से ही आपके कार्यालय में इंतजार कर रहे थे।
ये जानकर कि वह वहाँ हैं, जब मैंने छठी मंजिल को रिपोर्टरों से घिरा देखा तो मैं मदद के लिए उनके पास गया। वह आपको और निदेशक संघवी को छठी मंजिल की खिड़की से 5वीं पर लेकर आए। मैं बेकार हूँ, खिड़की से चढ़कर आपको और निदेशक को ले जाने लायक भी नहीं हूँ। प्रीति चौंक गई। क्या इसी तरह वह और निदेशक संघवी बच निकले थे? उस समय उसकी चेतना बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी। उसे बस स्पष्ट रूप से याद था कि कोई उसे बचाने आया था, लेकिन कैसे, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। तो क्या इस बार उसे सच में आकाश का धन्यवाद करना था? फोन रखने के बाद प्रीति ने कुछ देर के लिए अपनी ताक जुटाई, फिर आकाश के बड़े आकार के शर्ट में खुद को लपेटा और सीढ़ियों से नीचे चली गई। आकाश नूडल्स पका रहा था। जब उसने उसे नीचे आते देखा, वह आगे बढ़ा और उसे क्षैतिज स्थिति में गोद में उठा लिया। तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? चप्पलें नहीं पहनी हैं? क्या तुम्हें फर्श ठंडा नहीं लग रहा? उसने प्रीति को सोफे पर बैठाया, फिर प्रवेश द्वार के पास जूता कैबिनेट के पास गया और एक जोड़ी चप्पलें निकालकर प्रीति के पैरों के पास रख दी। प्रीति ने नीचे देखा और पाया कि वे महिलाओं की चप्पलें थीं। एक पल के लिए वह हतप्रभ रह गई। आकाश के घर में महिलाओं की चप्पलें क्यों थीं? क्या यहाँ कोई और महिला रहती थी? उसे चप्पलों को घूरते हुए देखकर आकाश ने आगे बढ़कर उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा। क्या सोच रही हो? मैंने इन्हें खास तुम्हारे लिए खरीदा है। तभी प्रीति ने उन्हें पहना और आजमा कर देखा। वास्तव में वे उसके आकार की थीं। आकाश उसके सामने झुक गया, उसका दूसरा पैर उठाया और उसे दूसरी चप्पल पहनने में मदद की। क्या तुम अभी अभी नाखुश थी? प्रीति ने नीचे देखा। मैं कब नाखुश थी? आकाश ने एक पतला कंबल लिया और उसे उसके ऊपर लपेट दिया, उसे पूरा ढक दिया। बिना किसी वजह के जलन मत करो, तुम्हारे अलावा घर में कोई और महिला नहीं है। किसी तरह प्रीति को अंदर से थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन वह जितना ज्यादा असहज महसूस कर रही थी, चेहरे पर उतनी ही उदासीन लग रही थी। मैं जलन नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हारे घर में कोई और महिला है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। कल रात एक दुर्घटना थी, मैं दवा के असर में थी। आकाश का सुंदर चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम दवा के असर में थी, इसलिए तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी। तो अगर कल रात मैं नहीं बल्कि कोई और आदमी होता तो क्या तुम उसके साथ सो गई होती? प्रीति ने खुद को मजबूत करते हुए जवाब दिया। हाँ, किसी भी दूसरे आदमी के साथ ऐसा ही होता। ये सिर्फ एक विषनाशक का साधन था, परिणाम वही होता चाहे कल रात कोई भी होता। आकाश का सुंदर चेहरा बर्फीला हो गया और उसका लहजा तुरंत कठोर हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे आदमी के साथ सोने और उसे आजमाने की? मेरी सीमा को लापरवाही से चुनौती मत दो। ऐसी बातें फिर कभी मत कहना। प्रीति समझ नहीं पा रही थी कि बात इस तरह कैसे विकसित हो गई। जब वह नीचे आई थी तो उसका इरादा स्पष्ट रूप से उसे धन्यवाद कहने का था, लेकिन उसे महिलाओं की चप्पलें लाते हुए देखने के बाद ऐसा लगा कि उसका हर वाक्य पटरी से उतरना शुरू हो गया था। हर एक जानबूझकर आकाश को भड़का रहा था। किसी कारण से ये देखकर कि उसके पास महिलाओं की चप्पलें हैं, उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वे गुल की थीं। क्या वह ज्यादा सोच रही थी? क्या गुल पहले यहाँ नहीं आई थी? आकाश के ठंडा सा जवाब देने के बाद वह नूडल्स पकाने के लिए वापस चला गया। थोड़ी देर बाद उसने खाने की मेज पर 2 कटोरे नूडल्स परोसे और फिर प्रीति को पकड़ने आया। प्रीति ने सिर उठाकर उसे देखा। उसका भाव अभी भी बहुत ठंडा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी उसके शब्दों के कारण नाखुश था। 2 सेकंड तक हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार धीरे से फुसफुसाया, अरे, इस बार के लिए धन्यवाद। मुझे और निदेशक संघवी को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। आकाश ने उस पर एक नजर डाली। तुम मेरा नाम तक नहीं लेती हो। क्या ये तुम्हारे आभार का रवैया है? प्रीति बड़बड़ाए बिना नहीं रह पाई। तुम बहुत नखरेबाज हो। आकाश ने उसे एक कुर्सी पर बैठाया और उसके सामने बीफ नूडल सूप परोसा। जब प्रीति ने खाने के लिए अपनी चॉपस्टिक उठाई तो उसने देखा कि आकाश ने कटोरे को अपने हाथ से रोक दिया है और उसने संदेह से उसे देखा। अब क्या तुम मुझे नूडल्स भी नहीं खाने दोगे? मुझे पति कहकर पुकारो और तुम खा सकती हो। प्रीति की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये शब्द वास्तव में आकाश के मुंह से आए थे। उसका चेहरा लाल हो गया। आकाश, क्या तुम बीमार हो? मैं बीमार क्यों हूँ? क्या तुमने मुझे पहले ऐसा नहीं कहा है? अतीत अतीत है और अब है। प्रीति गुस्सा और शर्मिंदा दोनों थी। उसने वास्तव में उसे पहले पति कहकर पुकारा था, लेकिन तब वह आकाश से इतना प्यार करती थी कि वह खुद को रोक नहीं पाती थी, और वह उस समय सच में उसका पति था, इसलिए उसे कहने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन अब जब उनका तलाक हो चुका था तो वह इसे कहने का प्रबंधन कैसे कर सकती थी? अगर तुम मुझे पति नहीं कहना चाहती हो तो मुझे भाई कहना ठीक है, उसने सुझाव दिया। तुम पागल हो गए हो। प्रीति का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। उसे क्या हो गया था? क्या वह पागल हो गया था? क्या उस पर कोई भूत सवार हो गया था? एक पल पति और अगला भाई, ये तो सरासर अपमानजनक था। उसने सीधे आकाश का हाथ कटोरे से हटा दिया और उसके अजीब अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए इसके बजाय अपने नूडल्स खाने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन आकाश हल्का सा भौचक्का हुआ। जो बातें उसने किताबों से सीखी थीं वे बस विश्वसनीय नहीं थीं। किताब में कहा गया था कि उपनामों का उपयोग करने से एक दूसरे के बीच अंतरंगता और तालमेल बढ़ सकता है, और अगर कोई लड़की पति कहने में शर्माती है तो उसे पहले भाई कहने देने की सलाह दी गई थी, जो आमतौर पर लड़कियों के लिए सबसे स्वीकार्य और पसंदीदा उपनाम होता है। लेकिन प्रीति ने इनमें से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उसके सहायक ने उसे कौन सी बेकार किताबें दी थी, पूरी तरह से बेकार, वह उन्हें बाद में फेंक देगा। प्रीति ने आकाश के ठंडे चेहरे और अजीब अनुरोधों को नजरअंदाज किया तो उसका ये रात्रिभोज वास्तव में काफी अच्छा रहा। आकाश का खाना पकाने का कौशल शानदार था। उसने जो बीफ नूडल सूप बनाया था उसमें नूडल्स चिकने और अल डेंटे कड़े, शोरबा समृद्ध और सुगंधित, बीफ नरम और हरी सब्जियां जीवंत थीं। वास्तव में इंद्रियों के लिए एक दावत थी। प्रीति ने एक पूरा बड़ा कटोरा खाया, सूप का आधे से ज्यादा पी लिया। जब वह पेट भर चुकी थी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि आकाश का खाना पकाने का कौशल वास्तव में उसके अपने से बेहतर था।
वह हमेशा खाना पकाते समय नई चीजें आजमाना पसंद करती थी, स्वाद पर स्वास्थ्य लाभ को प्राथमिकता देती थी, इसलिए वह अक्सर खाने में कुछ पौष्टिक हर्बल सामग्री मिलाना पसंद करती थी। या पोषक तत्वों को बनाए रखने की तलाश में वह शायद ही किसी भी मसाला का उपयोग करती थी, यहाँ तक कि उसने जो चाय पी थी वह भी इनको पोषण देने, क्यूई को भरने, लीवर और आंखों की रक्षा करने वाली होनी चाहिए थी, और इसी तरह यह विचार किए बिना कि चाय का स्वाद अच्छा था या नहीं। बेशक यह आदत पूरी तरह से उसकी दादी से प्रभावित थी, जिन्हें हमेशा विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियां मिलाना पसंद था और वे स्वाद बढ़ाने वाले का उपयोग नापसंद करती थीं। लेकिन आकाश खाना पकाते समय स्वाद, सुगंध और रूप में पूर्णता का पीछा करता था, बिना कुछ भी मनमाने ढंग से जोड़े साधारण सामग्री का उपयोग करता था, इसलिए उसके व्यंजन स्वादिष्ट होते थे। प्रीति कुछ देर तक हिचकिचाई, लेकिन उससे पूछे बिना नहीं रह पाई, क्या मैं जो खाना बनाती हूँ उसका स्वाद अजीब होता है? आकाश ने उस पर एक नज़र डाली, तो तुम्हें पता है कि तुम जो चीज़ें पकाती हो उनका स्वाद अजीब होता है। ये मुझे अभी अभी एहसास हुआ है। पहले मैं जो कुछ भी बनाती थी तुम सब खा जाते थे और मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी रसोइया हूँ। आकाश एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुम मेरी सेहत का ध्यान रखने के लिए दलिया और सूप में कुछ औषधीय जड़ी बूटियां मिलाना पसंद करती हो, इसलिए स्वाद कितना भी अजीब क्यों न हो, मैं उसे खा लेता था। पहली बार जब मैं तुमसे मिला था, तुमने मुझे जो चाय दी थी उसका स्वाद बहुत अजीब था, वह याददाश्त काफी ताज़ा है। वह वास्तव में बहुत खुश था कि वह नखरेबाज नहीं था, आभारी था कि उसने हमेशा प्रीति ने उसके लिए जो कुछ भी बनाया था उसे बिना उसके प्रयास को बर्बाद किए खत्म किया था, वरना अब उसके पास हिसाब देने के लिए एक और पाप होता। आजकल उसके लिए सावधानी से तैयार किए गए भोजन का स्वाद लेना अब संभव नहीं था। प्रीति को नहीं पता था कि आकाश के मन में क्या चल रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर वह खुशी से मुस्कुराई, अच्छा है, कम से कम तुम आभारी तो हो। अतीत में मुझे इतना मान देने और मेरे खाना पकाने को कभी बुरा न कहने के लिए धन्यवाद। मेरे बनाए हुए सभी भोजन को तुम्हारे खाने से मुझे उपलब्धि की वास्तविक भावना मिली, वह मेरे दिन का सबसे खुशनुमा पल होता था। अगर यह अतीत में होता तो आकाश उसके शब्दों को नहीं समझ पाता, लेकिन अब वह समझ गया, ठीक वैसे ही जैसे उसे अब अपने दिल में एक अजीब संतुष्टि का एहसास हुआ जब उसने उसके बनाए हुए सभी बीफ नूडल सूप को खत्म कर दिया था। अपने अतीत के स्वयं के लिए आभारी, कम से कम उसने एक काम तो सही किया था। वह प्रीति के सिर पर हाथ फेरे बिना नहीं रह पाया, तुमने बहुत मेहनत की। प्रीति ने सिर घुमाकर उसे देखा, उसकी मुस्कान सहज थी, बिल्कुल नहीं। कम से कम तब जब वह आकाश के लिए खाना बनाती थी तो उसे कभी भी यह एक कठिनाई नहीं लगती थी, उसे बस खुशी महसूस होती थी। उसकी कठिनाई और दर्द का स्रोत कभी भी वह नहीं था जो उसने उसके लिए दिया, बल्कि इस तथ्य में था कि वह उसे छोड़ना चाहता था। लेकिन वह सब अतीत की बात थी। प्रीति ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक उठाए और सिंक की ओर चली गई, कुशलता से गर्म पानी चालू किया, बर्तन धोने के लिए तैयार। हालांकि एक हाथ ने उसका हाथ रोक लिया, मुझे करने दो। प्रीति ने उसे देखने के लिए मुड़ी, क्या तुम अब इतने मेहनती हो गए हो? खाना बनाना और बर्तन धोना सब खुद ही? हाँ, ये सब। जब तक वह उसके साथ रहती है खाना बनाना और बर्तन धोना कुछ भी नहीं था। आकाश ने उसके हाथों से कटोरा और चॉपस्टिक ली और अपने खुद के साथ उन्हें सिंक में रखा और सफाई शुरू कर दी। ये देखकर कि उसकी आस्तीन पानी से थोड़ी गीली हो गई थी, प्रीति उन्हें उसके लिए मोड़े बिना नहीं रह पाई। उसकी हरकतें बहुत कुशल थीं, बहुत स्वाभाविक, जैसे कि यह पहले की तरह था जब वह अभी भी उसकी पत्नी थी, अभी भी हर दिन उससे चिपके रहना पसंद करती थी। आकाश का दिल थोड़ा थोड़ा करके पिघल गया, उसने खाने से पहले उसके द्वारा बोले गए बकवास के लिए उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसके अलावा कोई और आदमी अब उसके साथ मौका नहीं पाएगा, न ही वह किसी और आदमी के लिए कोई अवसर छोड़ेगा। बर्तन धोने की पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रीति उसके बगल में रही, कभी कभी उसे यहाँ और वहाँ पहुँचने का निर्देश देती थी, ये बताती थी कि बर्तन कहाँ रखे जाने चाहिए। आकाश ने उसके निर्देशों का एक एक करके पालन किया और वह उसे इस अवस्था में वास्तव में पसंद करता था, इससे उसे झूठा आभास हुआ कि उनका तलाक नहीं हुआ है। खुशी का भ्रम। बर्तन धुलने के बाद आकाश ने प्रीति को उठाया और ऊपर की ओर चल दिया। बेडरूम में उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन प्रीति अचानक बिस्तर से कूद गई और घबरा कर कहा, ओह ठीक है, मुझे अभी भी काम है, मुझे अब जाना होगा, अलविदा। आकाश ने अपनी बाँह उसकी कमर के चारों ओर लपेटी और उसे वापस बिस्तर पर ले आया। तुम्हारे शरीर में दवा अभी तक पूरी तरह से मेटाबोलाइज नहीं हुई है, तुम्हें आज रात कहीं जाने की अनुमति नहीं है और तुम्हें काम करने से मना किया गया है। भले ही यह पूरी तरह से मेटाबोलाइज नहीं हुई हो, ये लगभग खत्म हो गई है। मैं पहले से ही बेहतर हूँ, मैं ठीक हूँ। प्रीति के कान फिर से लाल होने लगे। उसके साथ एक बेतुकी रात बिताना ही काफी था। वह आज रात उसके साथ सोना जारी नहीं रख सकती थी, वरना वह इसे समझा नहीं सकती थी। वह फिर से बिस्तर से बाहर निकली, जाने पर जोर दे रही थी, लेकिन आकाश उसे जाने नहीं देगा। नहीं, मुझे तुम्हारे जाने की चिंता है, आज रात यहीं सो जाओ, जब तुम कल बेहतर महसूस करोगी और अपनी ताकत वापस पालोगी तब तुम जा सकती हो। प्रीति ने वास्तव में अपने शरीर में ताकत की कमी महसूस की, इसीलिए उसने आकाश को उसे चारों ओर ले जाने दिया और खुद सीढ़ियों से ऊपर चलने की जहमत नहीं उठाई। फिर भी जब आकाश ने यह कहा तो उसे अभी भी शर्मिंदगी महसूस हुई। कल रात की दवा ने वास्तव में उसे हिलाकर रख दिया था। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने आकाश को धक्का दिया, तो तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। आकाश तुरंत सहमत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। वह उठा और कमरे से बाहर चला गया, लेकिन जल्द ही अपने हाथ में एक लैपटॉप के साथ लौट आया। प्रीति ने उसे भ्रमित होकर देखा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ काम करने वाले हो? काम नहीं कर रहा हूँ। आकाश बिस्तर पर बैठ गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। क्या तुम्हें हॉरर फिल्में देखना पसंद नहीं है? मैं आज रात तुम्हारे साथ उन्हें देखूंगा। 1 दर्जन से ज्यादा नई फिल्में अभी अभी रिलीज हुई हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। चलो देखते हैं तुम्हें कौन सी पसंद है।
बिस्तर पर जाने के लिए वास्तव में बहुत जल्दी थी और प्रीति के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह आकाश के सुझाव से काफी प्रभावित हुई। वह आमतौर पर दिन के दौरान खुद ही हॉरर फिल्में देखती थी, इसलिए वह इतनी डरती नहीं थी, लेकिन अब आकाश के बगल में रात में उन्हें देखना इतना डरावना नहीं लग रहा था। उसने उससे लैपटॉप लिया, वीडियो सॉफ्टवेयर खोला और फिर उसने देखा कि आकाश की पसंदीदा सूची हॉरर फिल्मों से भरी हुई थी। उसने उसे आश्चर्य से देखा, क्या तुमने इन्हें खास मेरे लिए सहेजा है? पसंदीदा में दर्जनों हॉरर फिल्में थीं और यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसने 1 या 2 दिन में संकलित किया था, इसे लंबे समय से एकत्र किया गया होगा। वह आकाश को जानती थी, वह शायद ही कभी फिल्में या टेलीविजन शो देखता था, हॉरर फिल्मों की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि उसे लगता था कि वे बहुत नकली हैं और समय की बर्बादी हैं। आकाश ने उसे अपने पास धकेला और शांति से कहा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? मैंने क्लासिक हॉरर फिल्मों और इस साल की नई रिलीज को अच्छे रिव्यू के साथ सहेजा है, ताकि जब तुम देखना चाहो तो तुम्हें उन्हें चुनने की परेशानी न हो। प्रीति ने उसे देखा, थोड़ी हतप्रभ, क्या तुम अब इन अर्थहीन चीजों पर वास्तव में समय बर्बाद करने को तैयार हो? आकाश ने जवाब दिया जैसे कि ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक चीज थी, कौन कहता है कि वे अर्थहीन हैं? क्या तुम्हें उन्हें देखना पसंद नहीं है? मुझे ये समय की बर्बादी नहीं लगती है। प्रीति ने बात नहीं की, उसका मूड एक पल के लिए थोड़ा जटिल था। वे कहते हैं, ये देखने के लिए कि कोई आदमी आपसे प्यार करता है या नहीं, बस ये देखो कि क्या वह आप पर पैसा और समय खर्च करने को तैयार है। अगर किसी आदमी के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है, फिर भी वह आपके साथ उबाऊ काम करने के लिए समय निकालने को तैयार है, तो वह आपसे प्यार करता है। अगर किसी आदमी के पास समय है लेकिन पैसा नहीं है, फिर भी वह अपना सारा पैसा आप पर खर्च करता है, तो वह आपसे प्यार करता है। आकाश एक ऐसा आदमी था जिसके पास पैसा और समय दोनों थे, लेकिन वह शायद ही कभी दूसरों पर पैसा खर्च करता था, न ही किसी के साथ समय बर्बाद करता था। हालांकि अब वह दोनों उस पर खर्च कर रहा था। उसने पहले विश्वास करने की हिम्मत नहीं की थी कि वह वास्तव में उसे पसंद करता है, लेकिन अब वह डगमगाने लगी थी। अगर वह उसे पसंद नहीं करता, तो वह हॉरर फिल्मों को इकट्ठा करने में उसकी मदद करने में समय खर्च नहीं करेगा, न ही वह उन्हें देखने में उसके साथ होगा। उसे अचंभित देखकर आकाश ने उसकी गाल को चुटकी ली और पूछा, क्या हुआ, अब हॉरर फिल्में पसंद नहीं है? क्या किसी और शैली पर स्विच करना है? कॉमेडी या एनिमेशन? प्रीति के गाल उसके द्वारा विकृत किए गए थे। उसने उसका हाथ हटा दिया और पलटवार किया, कौन एनिमेशन देखना पसंद करता है? वे बच्चों के लिए हैं। आकाश हंसा, तुम करती हो? मैंने कब किया? उसने विरोध किया, तुमने कैसे नहीं किया होगा? तुम्हारी हाई स्कूल की वरिष्ठ वर्ष की गर्मियों की छुट्टियों में क्या तुमने पूरी गर्मी एनिमेशन नहीं देखी थी? जब भी मैं दादी को तुम्हारी दादी के यहाँ ले जाता था, तुम हमेशा एनिमेशन देखती रहती थी, पूरी तरह से लीन, यहाँ तक कि जब दादी और मैं पहुंचे तो तुम्हें पता भी नहीं चला। अचानक प्रीति को याद आया, उसने पूरे वरिष्ठ वर्ष कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में हर दिन देर रात तक पढ़ाई करते हुए बिना किसी फुर्सत के किनारे पर बिताया था। इसलिए एक बार परीक्षा खत्म होने के बाद उसने खुद को बेवकूफ़ी भरे एनिमेशन में शामिल कर लिया। हर दिन असाधारण सहजता और खुशी के साथ जी रही थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि आकाश को यह सब अभी भी याद है। उसने सोचा था कि उसने पहले कभी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, अकेले ये तो छोड़ो कि वह क्या कर रही थी। जब आप जवान होते हैं तो एनिमेशन पसंद करना सामान्य है, लेकिन मुझे संदेह है कि मैं इतनी जुनूनी थी कि मुझे तुम्हारी दादी और तुम्हारे आने का पता भी नहीं चला, है ना? एक एनिमेशन उसे आकाश जितना मोहित नहीं कर सकता था। तब उसके दिल में अभी अभी युवा स्नेह हिलना शुरू हुआ था। वह तारों से इच्छा करती थी कि आकाश उसकी दादी के इलाज के लिए अपनी दादी के साथ आए। जब भी वह वहां होता था, वह सब कुछ छोड़ देती थी और एक छोटी छाया की तरह उसके बगल में चिपक जाती थी। जहां भी वह जाता था, उसका पीछा करती थी। तुम थी, बहुत ज्यादा। आकाश की आंखों में मनोरंजन की एक झलक चमकी। पहले हर बार जब मैं आता था, तो तुम हमेशा उत्साहित रहती थी और पूरी मुस्कान के साथ दादी का अभिवादन करती थी। कभी कभी मुझे चोरी से देखती थी, लेकिन एक बार तुम एनिमेशन देखने में इतनी मग्न थी कि तुम दादी का अभिवादन करने नहीं आई। तुम्हारी अचानक ठंडक ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, इसलिए मैंने देखा कि तुम क्या कर रही थी। उसने बाद में पाया कि वह काफी उबाऊ एनिमेशन देख रही थी और चुपचाप उसे बहुत बचकाना होने के लिए मजाक उड़ाया था। हालांकि अब इस पर विचार करते हुए उसे केवल उसकी मासूमियत ही प्यारी लगती थी। उसे बस अफसोस था कि समय को वापस नहीं किया जा सकता। वह 18 वर्षीय प्रीति के साथ एक एनिमेशन देखने के लिए अतीत में वापस नहीं जा सकता था, जो निश्चित रूप से खुश और आनंदमय होता। प्रीति को वह घटना बिल्कुल याद नहीं थी। उसे बस इतना याद था कि वह हमेशा उत्सुकता से श्रीमती वर्मा और आकाश का स्वागत करती थी और कैसे वह आकाश को न देखने की सख्त कोशिश करती थी, इस बात से अनजान कि उसने उसकी चोरी छिपे देखने को नोटिस किया था। यह महसूस करते हुए कि उसे याद नहीं है, आकाश ने उसके सिर को सहलाया। उसकी आवाज़ अनजाने में कोमल थी, चलो एक फिल्म चुनते हैं, हम आज इसे एक साथ देखेंगे। प्रीति ने जानबूझकर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक एनिमेशन भी देखोगे? बेशक, तुम जो कुछ भी चुनोगी, मैं उसे तुम्हारे साथ देखूंगा। प्रीति हंसे बिना नहीं रह पाए, आकाश को एनिमेशन देखते हुए कल्पना करने में असमर्थ। उसे याद था कि श्रीमती वर्मा ने कहा था कि आकाश ने छोटी उम्र से ही असाधारण बुद्धिमत्ता दिखाई थी, कभी भी बच्चों के खिलौनों या खेलों में दिलचस्पी नहीं ली, न ही एनिमेशन देखी। लेकिन अब प्रीति खुद भी एनिमेशन में इतनी रुचि नहीं रखती थी। वह अब हॉरर फिल्मों में थी। उसने लापरवाही से इमर्शन नामक नवीनतम फिल्म पर क्लिक किया, जिसे जापान में बनाया गया था। फिल्म के कवर में एक भयानक और डरावना माहौल था। जिस पल उसने उस पर क्लिक किया, प्रीति ने खुद को एक रजाई में लपेटा और सिकुड़ गई। रजाई में सिकुड़कर उसने आकाश को निर्देश दिया, आवाज़ थोड़ी कम कर दो और फिर इंस्टेंट कमेंट्स तत्काल टिप्पणियां खोल दो। आकाश जानता था कि वह डरी हुई थी, इसलिए उसने जैसा उसने कहा वैसा ही आवाज़ कम कर दी और तत्काल टिप्पणियां चालू करते समय पूछा, क्या तुम्हें इंस्टेंट कमेंट्स चालू होने से स्पॉइलर भेद खोलना मिलने का डर नहीं है?
मुझे डर नहीं है, अगर यह खराब हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं तो हॉरर माहौल देखने के लिए देख रही हूँ। सिनेमा चल रहा था और प्रीति उस पर आ रहे इंस्टेंट कमांड फीचर को ऑन करने से खुद को रोक नहीं पाई। आकाश के लिए फिल्म उतनी डरावनी नहीं थी, लेकिन बीच बीच में अचानक आने वाला अजीब संगीत और अप्रत्याशित डरावने दृश्य किसी को भी चौंका सकते थे। डर के मारे प्रीति कभी कभी अपना मुंह ढक लेती, चीखने से बचने की कोशिश करती और पूरी तरह से आकाश की बाहों में सिमट जाती। अचानक आकाश को लगा कि उसका ये शौक काफी अच्छा है। वह प्रीति को अपनी बाहों में थामे रहा, डरावने दृश्यों के दौरान उसकी आंखें ढक देता और दृश्य खत्म होने पर उसे देखने देता। ऐसे समय में प्रीति पूछती, अभी क्या हुआ? वह तब उसे संक्षेप में बताता, जिससे वह ज्यादा डरे बिना कहानी की खास बातें जान पाती। प्रीति इससे बहुत संतुष्ट थी और सोचती थी कि आकाश हॉरर फिल्में देखने के लिए सबसे अच्छा साथी है। जब फिल्म खत्म हुई तो उसे थोड़ा दुख हुआ कि यह इतनी जल्दी खत्म हो गई। पहले जब वह अकेले देखती थी तो फिल्म खत्म होने के बाद भी डर में डूबी रहती थी। उसकी हिचकिचाहट को भांपते हुए आकाश ने उसे लाड़ से पूछा, क्या एक और देखनी है? इस साल कई नई हॉरर फिल्में आई हैं। प्रीति थोड़ी झिझकी, समय क्या हुआ है? क्या अब हमें आराम करना चाहिए? अभी जल्दी है, हम एक और देख सकते हैं। प्रीति की आंखों में एक चमक आई, ठीक है, चलो एक और देखते हैं। उसने दूसरी फिल्म चुनी और प्ले बटन दबाने के बाद वह अनजाने में वापस आकाश की बाहों में सिमट गई। आकाश के पास झुकने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह शायद उस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रही है। ये सही नहीं था। प्रीति जल्दी से उसकी बाहों से बाहर निकलने की कोशिश की, दूर हटने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने तुरंत फासला कम कर दिया और उसे फिर से गले लगा लिया। जब उसने ऊपर देखकर उसे पीछे हटने के लिए कहने की सोची तो अचानक उसका चुंबन हो गया। प्रीति दंग रह गई। उसने महसूस किया कि डर का माहौल दूर उड़ गया है और केवल अस्पष्टता की एक मोटी हवा बची है। आकाश ने फुसफुसाया, बस ऐसे ही रहो, हिलना मत। दिल में हलचल के साथ प्रीति हॉरर फिल्म देखने के दौरान से भी ज्यादा घबरा गई थी। उसने अपना सिर झुका लिया। क्या वह जीवन भर इसी तरह उसके साथ उलझी रहने के लिए किस्मत में थी? फिर भी उसने महसूस किया कि वह उसके आलिंगन को अस्वीकार नहीं कर रही थी, या शायद उसे इसकी आदत हो गई थी। सौभाग्य से फिल्म जल्दी शुरू हो गई। हॉरर का माहौल, भयानक कल्पनाएं और अजीबोगरीब प्लॉट ने तुरंत उसका सारा ध्यान खींच लिया, जिससे आकाश के बारे में सोचने के लिए कोई जगह नहीं बची। ये फिल्म पिछली वाली से भी ज्यादा डरावनी और खूनी थी, जिससे प्रीति डर से कांप उठी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आकाश ने एक हाथ से उसकी कमर थाम रखी थी और दूसरे हाथ से उसके हाथ को गर्म कर रहा था। कुछ देर बाद उसने और प्रीति ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि अगला व्यक्ति कौन होगा जिस पर बुरी आत्मा कब्जा करेगी और भूत किसे मारेगा। अंत में आकाश ने दोनों सवालों का सही अनुमान लगाया, जबकि प्रीति एक भी सही नहीं लगा पाई। प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर प्रीति ने विरोध किया, तुम हमेशा सही अनुमान क्यों लगाते हो? मैं ज्यादा हॉरर फिल्में देखती हूँ, मुझे ट्रॉप्स पता हैं। आकाश को यह मजेदार लगा। हो सकता है ये फिल्म सामान्य पैटर्न का पालन नहीं कर रही हो और जो ट्रॉप्स तुम जानती हो उन्होंने तुम्हें गुमराह कर दिया हो। प्रीति होंठ चबाती रही, नहीं, मैं इसे स्वीकार करने से मना करती हूँ। हम फिर से अनुमान लगाएंगे कि अगला व्यक्ति कौन होगा जिस पर बुरी आत्मा कब्जा करेगी, और इस बार मुझे यकीन है कि मैं सही अनुमान लगाऊंगी। क्या हम एक और दांव लगाएं? आकाश हंसा और बोला, केवल अनुमान लगाना मजेदार नहीं है, चलो एक दांव लगाते हैं। एक और दांव? हमने अभी तक पिछले वाले का नतीजा तय नहीं किया है। उसकी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हम इस दांव के विजेता को जल्दी तय कर सकते हैं। क्या तुम हिम्मत करती हो? प्रीति ने तुरंत जवाब दिया, मैं हिम्मत करती हूँ। तुम किस पर दांव लगाना चाहते हो? चलो दांव लगाते हैं। पहले एक बात स्पष्ट कर दें, कोई बड़ा दांव नहीं। क्या आज रात साथ सोना एक बड़ा दांव होगा? प्रीति ने उसे हल्के से मुक्का मारा और उसके गाल गर्म हो गए। उसने कहा, बेशक ये बड़ा है, तुम उस तरह की चीज पर दांव नहीं लगा सकते। आकाश कुछ निराश लगा। ठीक है, तो चलो चीजों पर दांव लगाते हैं। अगर मैं जीता तो तुम मेरे लिए चंदन के 5 साबुन बनाओगी, अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें 2 और हरमेज बैग दूंगा। प्रीति लगभग हंस पड़ी, पक्की बात। तो उन्होंने एक एक करके उस अगले व्यक्ति को चुना जिस पर बुरी आत्मा कब्जा करेगी और फिर परिणाम जानने के लिए उत्सुकता से इंतजार करने लगे। 10 मिनट बाद प्रीति का चेहरा उतर गया। वह मुड़ी और आकाश को घूरने लगी। मुझे बताओ, क्या तुमने पहले ही यह फिल्म देख ली है? तुम फिर से सही अनुमान कैसे लगा पाए? आकाश अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए पूरी गंभीरता से बोला, मैं शायद ही कभी फिल्में देखता हूँ, मैंने इसे कैसे देखा होगा? सही अनुमान लगाना पूरी तरह से अंतर्ज्ञान था। प्रीति ने सिर हिलाया, तो फिर हम एक और दांव क्यों न लगाएं? एक और दांव? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम अपनी सारी संपत्ति मेरे हाथों गंवा दोगी? प्रीति ने हैरान होने का दिखावा किया। क्या तुम ये सुझाव दे रहे हो कि मैं संगम अस्पताल को दांव पर लगाऊं? फिर तुम्हें बदले में पूर्वी साम्राज्य समूह को दांव पर लगाना होगा। आकाश ने उसके माथे पर टैप किया। क्या हमने बड़ा दांव न लगाने पर सहमति नहीं दी थी? मुझे डर है कि अगर हम इतना बड़ा दांव लगाते हैं तो हारने पर तुम रोने लगोगी। कौन कहता है कि मैं हारने वाली हूँ? इस बार निश्चित रूप से तुम हारने वाले होगे। इतना आत्मविश्वास? तब तो मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा दांव नहीं लगा सकता। दांव वही रहेगा, अगर मैं जीता तो तुम मेरे लिए 5 साबुन बनाओगी, अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें 2 हरमेज बैग दूंगा। प्रीति ने अपना हाथ बढ़ाया जैसे वह हाई फाइव करने वाली हो। कोई दिक्कत नहीं। आकाश ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ पर टैप किया, फिर मौका पाकर उसका हाथ अपनी हथेली में थाम लिया। उसका हाथ बहुत नर्म था, थामने पर नाजुक सा महसूस हो रहा था। इस बार उसने प्रीति को जीतने दिया। प्रीति आखिरकार एक बार सही अनुमान लगा पाए और बेहद खुश थी। आकाश, मैं जीत गई, मुझे मेरे हरमेज बैग देना मत भूलना। आकाश ने प्यार से उसकी ओर देखा। मैं नहीं भूलूंगा। फिल्म भी खत्म होने को थी। उसने धीरे से उसका हाथ सहलाया और पूछा, क्या तुम एक और देखना चाहती हो?
हालांकि प्रीति अभी भी देखना चाहती थी, उसने समय देखा और पाया कि आधी रात हो चुकी थी। उसने सिर हिलाया, नहीं, अब हम और नहीं देख सकते, हमें सोना होगा। मुझे कल अस्पताल में बदला लेने जाना है। आकाश जानता था कि वह उस व्यक्ति से नफरत करती है जिसने उसे ड्रग दिया था। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? नहीं, मैं खुद संभाल सकती हूँ। ठीक है। उसने कंप्यूटर बंद कर दिया, बिस्तर से उठा और उसे ठीक से उड़ा दिया। अब सो जाओ, मैं अगले बेडरूम में जा रहा हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। प्रीति हैरान थी कि वह इस बार अलग सोने के लिए इतनी आसानी से मान गया। उसने सिर हिलाया, ठीक है। आकाश नीचे झुका और उसके माथे को चूमा, फिर उसके लिए लाइट बंद कर दी और बाहर चला गया। तुम्हारी बहुत याद आई। प्रीति मंद रोशनी में आंखें बंद करके लेटी रही, फिर भी काफी देर तक उसे नींद नहीं आई। वह नहीं जानती थी कि यह इसलिए था क्योंकि उसके तकिए और रजाई में आकाश की खुशबू थी, जो उसके दिमाग को उसी के ख्यालों से भर रही थी, जिससे उसके लिए सोना असंभव हो गया था। थोड़ी देर तक करवट बदलने के बाद आखिरकार उसे थोड़ी सी ऊँघ आने लगी। उसकी बेहोशी में उसके बगल का बिस्तर अचानक थोड़ा सा धंस गया, रजाई उठाई गई और वह एक गर्म आलिंगन में समा गई। उसकी पहली प्रतिक्रिया उसके साथ चिपकना थी और उसे यह समझने में कई सेकंड लगे कि कुछ गड़बड़ है। उसने आंखें खोली और आकाश को देखा। क्या तुम अगले कमरे में नहीं सो रहे थे? अगले दरवाजे वाला बिस्तर बहुत सख्त है। बकवास, दोनों बेडरूम में बिस्तर साफ साफ एक जैसे हैं। ये बिस्तर की समस्या नहीं है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं वहां सो नहीं पाया। प्रीति के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने अंदर की धड़कन को मुश्किल से दबाया। आकाश की आवाज में थोड़ी माफी का भाव था। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? मैंने सोचा था कि तुम अब तक गहरी नींद में होगी। प्रीति नहीं बोली। आकाश ने उसके खुले कंधे को ढंकने के लिए रजाई को ठीक किया, फिर उसे अपने आलिंगन में दबा लिया। अब सो जाओ, अच्छे बच्चे। प्रीति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस बार उसने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वह जल्दी से सो गई। वह भोर होने तक सोई और जब वह सुबह उठी तो उसके बगल की जगह खाली थी, बिस्तर पर केवल वही थी। उसने अपनी आंखें मलीं, उठकर बैठ गई और फिर अपने बगल के सोफे पर एक नए कपड़े का सेट देखा और कपड़ों के बगल में दो बड़े हरमेस के बक्से थे। प्रीति ने लापरवाही से आकाश की एक शर्ट लपेटी, बिस्तर से उतरी और सोफे की ओर चली गई। बक्से खोलने पर निश्चित रूप से अंदर दो बल्कि बड़े बैग थे, जो पिछली बार के बैगों से अलग स्टाइल और रंग के थे। प्रीति ने बैग निकाले, उन्हें आईने के सामने आजमाया और फिर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने खिड़की के बाहर देखा और देखा कि धूप खिली हुई है, ये सोचते हुए कि बदला लेने के लिए यह एक अच्छा दिन होगा। प्रीति खुद को ताज़ा करने के लिए बाथरूम गई। ताज़ा होने के बाद वह वापस बेडरूम में आई और आकाश द्वारा तैयार किए गए नए कपड़े पहने। कपड़े आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से फिट हुए। प्रीति ने चप्पल पहनी और अपने दो हरमेस बक्से लेकर नीचे चली गई। आकाश नाश्ता डाइनिंग टेबल पर ला रहा था। प्रीति को दो बड़े बक्से पकड़े हुए देखकर वह तुरंत मुस्कुराया। जैसे ही वह चली, प्रीति ने पूछा, आकाश, क्या तुमने मेरी कार वापस लाने के लिए किसी को भेजा था? आकाश ने सिर हिलाया, उसे वापस लाया गया है। प्रीति तुरंत बाहर भागी और बक्सों को अपनी कार में रख दिया। आकाश ने असहाय होकर उसे देखा। बाहर ठंड है, तुम बिना कोट के बाहर कैसे भाग सकती हो? प्रीति ने बक्से रखे और वापस भागी। ठीक है, ठंड नहीं है। क्या नाश्ता तैयार है? ये तैयार है। आकाश ने उसका हाथ पकड़ा, उसे वापस डाइनिंग रूम में ले गया। अध्यक्ष प्रीति, एक नज़र डालो, क्या तुम नाश्ते से संतुष्ट हो? प्रीति ने तुरंत डाइनिंग टेबल पर कद्दू के केक देखे। इस बार उसने आखिरकार पुष्टि की कि वे विशेष रूप से आकाश द्वारा उसके लिए बनाए गए थे। कद्दू के केक के अलावा इस सुबह चेस्टनट केक और सुनहरी खजूर के केक भी थे, जो कहीं और से ऑर्डर किए गए थे। लेकिन इन पेस्ट्री के अलावा ताज़ी सब्जियों का झींगा दलिया, तले हुए अंडे, ग्रिल्ड सॉसेज, साथ ही चिकन सलाद और तली हुई सलाद पत्ता दालें, ये सब आकाश द्वारा बनाए गए प्रतीत होते थे। तो क्या वह सुबह से ही व्यस्त था? मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रह सकती। प्रीति ने सिर घुमाकर उसे देखा। आकाश, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है? अगली बार बस एक पकवान ठीक है। नाश्ता साधारण होना चाहिए। आकाश के होंठों के कोने हल्के से उठे। वह उसके बगल में बैठ गया। ठीक है, जो भाग मैं बनाता हूँ वे बड़े नहीं होते हैं, हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। प्रीति ने मेज पर रखे खाने के ढेर पर नजर डाली। उसे संदेह था कि अगर वह आकाश के साथ इस तरह खाना जारी रखती है तो वह रोज 2 पाउंड वजन बढ़ा लेगी। उसने एक अविश्वसनीय रूप से मीठा कद्दू का केक खाया और मन ही मन सोचा, भूल जाओ, चलो पहले इस भोजन का आनंद लेते हैं। खाते समय उसने आकाश को देखा। वह उससे कहीं ज्यादा खा रहा था, लेकिन उसका फिगर बहुत अच्छी शेप में रहा। आकाश ने कद्दू के केक को उसके पास ले जाया और पूछा, तुम मुझे क्यों देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर खाना लगा है? आकाश, तुम मोटे क्यों नहीं होते? मैं हमेशा अपने फिटनेस रूटीन का पालन करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ जुड़ना चाहती हो? प्रीति ने ईमानदारी से सिर हिलाया और कहा, मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ और अगर उठ भी जाती हूँ तो मुझ में कसरत करने की ऊर्जा नहीं होगी। जब मैं उठती हूँ तो मैं बस खाना चाहती हूँ। आकाश ने बेफिक्री से कहा, तुम बहुत पतली हो। चिंता मत करो, जो चाहो खाओ, तुम्हारा वजन आसानी से नहीं बढ़ेगा। प्रीति ने बिना बोले सिर हिलाया। उसे लगा कि यह आकाश था जिसका वजन नहीं बढ़ सकता था। नाश्ते के बाद प्रीति जल्दी से आकाश के उपवन विला से निकल गई। जब तक वह विला से बाहर नहीं निकली तब तक उसने एक लंबी सांस नहीं ली। वह उसके विला में ज्यादा देर नहीं रह सकती थी, नहीं वह उसके साथ ज्यादा समय बिता सकती थी, अन्यथा उसका दिल फिर से डगमगा जाएगा और वह अनजाने में आकाश द्वारा प्रदान की गई गर्मी में गिर जाएगी। वह उसके साथ बिताए समय को अब और अपने विचारों पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। सुबह 9 बजे प्रीति अपने बैग के साथ संगम अस्पताल पहुंची और अपने कार्यालय गई। उसने सबसे पहले गौरव को अपने कार्यालय में बुलाया और उसे ऑपरेशंस विभाग के प्रबंधक से अस्पताल के उपाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत कर दिया।
गौरव खुश था, लेकिन उसने जल्दी से अपने खुश मिजाज को दबाया और एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, धन्यवाद अध्यक्ष प्रीति, पदोन्नति के लिए। परसों आपके और निदेशक संघवी के सामने आई घटना के बाद मैं सोच रहा हूं कि हमें अपने सुरक्षा उपायों को बढ़ाना चाहिए। अस्पताल में वर्तमान में बहुत कम सुरक्षाकर्मी हैं। प्रीति ने सिर हिलाया, मैं भी यही सोच रही थी। अगर हमारी सुरक्षा उस समय पर्याप्त होती तो हम इतने सारे रिपोर्टरों को अंदर घुसने और निदेशक संघवी के कार्यालय में हमें घेरने की अनुमति नहीं दे सकते थे। मेरा कंप्यूटर ज्ञान मेरी चिकित्सा कौशल से बेहतर है। स्थिति का खतरा केवल प्रीति खुद ही जानती थी। वे लगभग खत्म हो गए थे, वह और निदेशक संघवी। ऐसी घटना दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। गौरव भी घटना के बाद क्रोधित और डरा हुआ था। अध्यक्ष प्रीति, क्या आपको इसके पीछे के मास्टरमाइंड पर कोई संदेह है? मुझे संदेह है, लेकिन उनकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। इस व्यक्ति ने जानबूझकर आपको और निदेशक संघवी को ड्रग दिया और यहां तक कि शातिर तरीके से रिपोर्टरों को निदेशक संघवी के कार्यालय को घेरने के लिए लाया। स्पष्ट रूप से हमारे अस्पताल को बर्बाद करना चाहता था। ये निश्चित रूप से हमारे अस्पताल के प्रतिद्वंद्वियों का काम होना चाहिए। ये संभव है? क्या अस्पताल की निगरानी से कोई सुराग मिला है? गौरव शर्मिंदा दिखा, लगता है हमारे अस्पताल के सिस्टम को हैक कर लिया गया है। सुरक्षा विभाग परसों रात का निगरानी वीडियो नहीं ढूंढ पा रहा है। वीडियो यूं ही हवा में गायब नहीं हो सकता, किसी ने निश्चित रूप से इससे छेड़छाड़ की है। प्रीति इस परिणाम से ज्यादा हैरान नहीं थी। उसने सोचा, जो लोग उससे निपटना चाहते थे वे केवल कुछ ही संदिग्ध थे। सबूतों के बिना भी थोड़ी जांच से पता चल सकता है कि इसके पीछे कौन था। बेशक सबूत होना सबसे अच्छा होगा। प्रीति खड़ी हुई, चलो हम मिलकर सुरक्षा विभाग चलते हैं। कुछ लोग नहीं जानते कि अगर निगरानी को हटा दिया गया है तो भी उसे वापस पाया जा सकता है। गौरव चकित रह गया, अध्यक्ष प्रीति, क्या आप कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान भी समझती हैं? प्रीति ने उसे देखकर मुस्कुराया, आपने सुना होगा कि मैंने मेडिकल स्कूल से स्नातक नहीं किया। हाँ, मैंने सुना है। प्रीति ने ईमानदारी से कहा, वास्तव में मैंने कंप्यूटर विज्ञान कॉलेज में नेटवर्क सुरक्षा में मेजर किया था। स्नातक होने के बाद मैंने शुरू में नेटवर्क सुरक्षा में काम किया और यहाँ तक कि दूसरों को कोड लिखने में भी मदद की। इस क्षेत्र में मेरी पेशेवर क्षमता वास्तव में मेरी चिकित्सा कौशल से थोड़ी बेहतर है। गौरव दंग रह गया, क्या आपका कंप्यूटर कौशल आपकी चिकित्सा कौशल से बेहतर है? प्रीति ने आह भरी, मेरा चिकित्सा कौशल वास्तव में औसत है, मेरी दादी के मुकाबले बहुत पीछे है। अब लोगों का इलाज कर पाना उस नींव पर आधारित है जो मैंने बचपन में बनाई थी, साथ ही हाल ही में अपनी दादी के साथ कुछ क्रैमिंग की थी। मैं बड़ी होने के बाद चिकित्सा का अध्ययन बहुत लगन से नहीं कर पाई। गौरव ने चौड़ी आंखों से उसे घूरना जारी रखा। पूरे सदमे और प्रशंसा के साथ गौरव परसों रात की निगरानी फुटेज की समीक्षा करने के लिए प्रीति के साथ सुरक्षा विभाग गया। प्रीति ने सुरक्षा कर्मचारियों को जाने के लिए कहा, केवल भरोसेमंद गौरव को अपने पास रखा। वह कंप्यूटर के सामने बैठ गई, विभिन्न रिकॉर्ड्स की समीक्षा शुरू कर दी। निगरानी फुटेज को वास्तव में किसी ने अस्पताल के कंप्यूटरों को हैक करके दूर से नियंत्रित करके हटा दिया था। घुसपैठ का निशान बहुत स्पष्ट था। यह उसकी चूक थी, उसे बहुत पहले ही अस्पताल के फायरवॉल को अपग्रेड कर देना चाहिए था। ठीक, तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।